हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और सॉरी, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। और फिर आके एक तो ज़रा वो डाउनर एक होता है ना, आप अगर महीना डेढ़ कहीं और से आ रहे हों। वो कहते हैं ना, जब मैं 5 साल बाद दुबई से मूव हुआ था ना वापस, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था हाउ डज इट फील। तो मैंने एक कोट मैंने खुद कहीं पढ़ा था, कहाँ मुझे आज तक याद नहीं है, मगर मैंने कहा था कि देर इज़ नथिंग बेटर देन कमिंग बैक टू वेयर नथिंग हैज़ चेंज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव चेंज्ड। तो खैर वो 5 साल का गैप का चेंज ज़रा अलग होता है, एक डेढ़ महीने बाद शायद इतना फील नहीं होता। हाउ एवर या मैन, ऊपर से यहाँ सब बंद पड़ा है, वही 6 बजे सब बंद हो जाता है। आज मैं अभी शेव कराने गया तो वो कह रहे हैं जी आज फ्राइडे है तो लॉकडाउन है। मुझे समझ नहीं आ रहा, थर्सडे को भी कोविड हो रहा नहीं, फ्राइडे को हो रहा है कोविड, थर्सडे को भी नहीं हो रहा, सैटरडे को भी नहीं हो रहा, फ्राइडे को हो रहा है और संडे को हो रहा है। अजीब यार, बिजनेस का बुरा हाल है, बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, स्कूल ही नहीं खुल के तेरे। सो सो या सो आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दोज यू नो ट्रॉमा, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जस्ट दैट वुड बी अ बिट मच। मगर ये कि एक वो होता है ना सडन चेंज, सो टुक अ ब्रेक फ्रॉम दिस शो पर्टिकुलरली। बाकी दूसरे काफ़ी पेंडिंग काम थे, मुझे टेक्निकली 8 अगस्त को आ जाना चाहिए था, बट आई हैड टू डिले माई रिटर्न बिकॉज ऑफ यहाँ लॉकडाउन हो गया था कराची में, फिर मुहर्रम था तो वो इतनी एक्टिविटी वैसे ही नहीं होती। तो फिर मैंने बोला उसके बाद ही आऊँगा। तो फिर वो आई वॉज कैचिंग अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी जो इंडोर्समेंट्स होती हैं उनको भी डेट दी हुई होती है ब्रांड्स को, जी मैं इस डेट को आ जाऊँगा। सो बहुत सारी चीज़ें थी एनीवे। सो एक और चीज़ मैं अनाउंस करता चलूँ बिफोर वी स्टार्ट, वो ये कि जो मेरे पेट्रियन के सपोर्टर्स हैं ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल मकाम रखते हैं। खैर मोहब्बत तो सबसे ही है बराबर। तो उनको थोड़ी सी प्रिविलेज मिल जाती है, जैसे कि मैं अमीर हैदर से मिला था लंदन में, आपने वो वीडियो देखी होगी अमेज़ॉन वाली। सो आई ट्राई टू मीट देम वेर एवर आई ट्रैवल। न्यूयॉर्क में मैं नहीं मिल सका, कुछ लोगों से वो नाराज़ भी हो गए थे। कुछ नहीं, एक ही साहब थे वो नाराज़ हो गए थे उसके बाद। यार भागम दौड़ इधर उधर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो मेनी पीपल टू मीट, सो मेनी थिंग्स टू डू एनीवे। सो तो मैंने भी आज मुझे ख्याल आया, काफ़ी अच्छे से सोच रहा था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे काफ़ी सख्त लॉकडाउन 2 साल से ही चल रहा है, वो ट्रैवल नहीं कर पाए, काफ़ी डिप्रेशन है उधर। और तो मैंने ये सोचा कि फॉर माई पेट्रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए मैंने आज एक अनाउंसमेंट किया। आई थिंक ये वीडियो शायद बाद में आए या शायद टाइमली आ जाए, कि ये जो भी कमिंग संडे है, आज की तारीख है भाई 27 है, तो 29 को आई विल हैव अ जूम डिनर विद देम। ये इसका मतलब ये है कि अपने सिडनी मेलबर्न वाले 8 बजे और मैं यहाँ 3 बजे, वो अपना जो भी खाना लेके बैठे, मैं यहाँ तैयार होकर अपनी बिरयानी लेके बैठा हूँगा एंड विल हैव अ जूम डिनर जस्ट टू, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बंद है। सो आई थिंक आई नीड टू गिव देम समथिंग, दिस इज़ लीस्ट आई कैन डू टू गिव टाइम टू माई पेट्रन्स देयर। तो ये वीर डूइंग दिस। तो अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई विल डेफिनेटली एक्सटेंड इट टू माई पेट्रन्स इन अदर कंट्रीज़। तो फिर वो नॉर्थ अमेरिका वाला फिर कभी करेंगे, कनाडा वाला, यूके के अलग हैं, मिडल ईस्ट वाले अलग हैं, और मे बी वी कैन हैव अ ग्रैंड दावत एट सम पॉइंट। सो या इट्स जस्ट अ रैंडम आइडिया एंड देन आई सोचेंगे अगर फैंस तक ये चीज़ ले, मतलब जो रेगुलर फैंस हैं उन तक ये ले जाया जाए। यार स्क्रीनिंग का मसला होता है, बात सारी ये होती है कि यार अब मैं ऐसे रैंडम जूम का लिंक दे दूँ आ जाओ सारे, अब उसमें कोई नंगा बैठा हो, कोई आके गालियाँ दे दे, बदतमीज़ी करे, मास्क लगा के, कुछ भी कर सकते हैं ना। एटलीस्ट जो पेट्रन्स होंगे मेरे पास इनकी डिटेल्स होंगी, सब कुछ होगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होगा, कोई ऐसा नहीं ना कोई कीनिया में बैठा बोला हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया वाला हूँ मुझे भी लें, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तभी अलाउ होगा ना। तो सबको इस तरह करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक तो इतने सारे सबको मैनेज भी नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस। खैर बहुत ज़्यादा हो गई, और अगर आप चाहते हैं ये प्रिविलेजेस आपको भी मिले, सो यू कैन सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन। ऑलराइट, पहला सवाल। Assalamualaikum sir, I'm 15-year old. I started graphic designing few months back. शाबाश बेटा, 15 में ही शुरू हो गए, very good. And I learned Adobe Photoshop and Illustrator. A client came to me who is from US and wants a graphic designing job. Everything was fine, but when we started discussing about payment and payment method, he prefers to send money through a bank check. He doesn't use any payment transfer apps like Payoneer, etc. And he said to me,
If I have any relatives or friends living in US, he will pay them through the check and then they can transfer the money to you. Now the problem is I don't have any friend or relative living in USA who can do that for me. And I don't want to leave this project because of this issue, as I really need money at the moment. If you know anyone living in USA who can help me in that, please just send me her name, address and phone number. I will send these details to them, to the client, and he'll transfer the money to him, her, and then she will transfer back to me. I'll be very thankful to you. May Allah bless you. बेटा मुझे इसमें देखो, दोस्त तो बहुत है मेरे, बट आई डोंट नो ये कौन है क्या है, मगर इसमें जो सबसे मुझे लगता है, आप छोटे हो ना 15 साल के, तो आपको शायद कोई बेवकूफ़ बना रहा है. आज के दौर में सब डिजिटल चलता है, ये चेक वेक वाली कहानी नहीं होती. शायद कोई ऐसे साहब हों जो कि बिल्कुल ही ना वाकिफ़ हों कि अच्छा सॉरी, मैं पहले बताता चलूँ, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इंग्लिश वाली उर्दू में बता दिया करें. बच्चा है 15 साल का, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसको क्लाइंट मिला यूएस में, वो कह रहा है मेरे पास कोई ऐप वैप नहीं है, मैं बैंक का चेक दे सकता हूँ. वो कह रहा है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यूएस में, अगर आपका यानी मेरा कोई है तो उनका नाम नंबर फ़ोन नंबर दें ताकि वो चेक वहाँ उनको दें और फिर वो पेमेंट यहाँ इनको करें. तो बेटा मुझे ना ये थोड़ी सी गोली लग रही है, क्योंकि आपको कोई बना रहा है. आज के दौर में सब जो है ना टच एंड गो करते हैं, तो हो सकता है शाज़ो नादिर ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कुछ लोग इतने ही कोरे होते हैं कि उनको ये चीज़ें नहीं आती, वो पुराने चेक पे ही चल रहे होते हैं. मगर ये कि मुझे ये थोड़ा सा गेम लगता है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा. प्लस मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं आपको भी नहीं जानता आप कौन है. वो कोई FBI की वॉच लिस्ट में आदमी हो और मैं गोगलू मियाँ का नंबर दे दूँ, नाम दे दूँ, वो वहाँ से $1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दे, तो गोगलू के घर तो FBI पहुँच जाएगी. ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरह होता है. और हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ FBI इसी तरह पहुँच भी गई थी, क्योंकि एक पेमेंट ट्रैक की जा रही थी, वो पीछे कहीं से किसी मशकूक ग्रोह ने की हुई थी, तो उसकी ट्रेल जो है होते होते यहाँ मेरे दोस्त तक आ गई थी और उसके घर FBI पहुँच गई थी. ठीक है, मगर खैर उसने फिर रसीदें दिखाई, भाई मैं तो ये सर्विसेज दी हैं तो उसके अगेंस्ट ये है, मुझे नहीं पता ये पीछे कहाँ से आ रहा है, वो कौन लोग हैं. खैर FBI ने इन्वेस्टिगेशन की, फिर उनको छोड़ दिया, फिर बाद में उनको नेशनैलिटी भी मिल गई है. तो भाई ये सीन होते हैं, पैसे के मामला छोटे मोटे नहीं होते. FATF ऐसी नहीं हमारे पीछे लगी हुई, ग्रे लिस्ट में जो डाला हुआ है, सारा मसला ही टेरर फंडिंग का है. तो वी डोंट नो ये बंदा कौन है. और जो लोग ये फ्रीलांसिंग करते हैं, क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, आपने कैसे डील किया? ये बच्चा है, इसको ज़रा कमेंट में गाइड कर दें. मैं होता तो मैं पीछे हाथ कर लेता भाई. जो है सीधा तरीका, पेपैल वेपैल पेयोनीर जो भी अब यूज़ करते हो भाई, इस तरह भेज दे. ये क्या कि मैं हाथ से चेक भेजूंगा, उसके अकाउंट में जाएगा, वहाँ से वो भेजेगा, ऐसे नहीं होता भाई. ठीक है ना, तो फिर अल्लाह खैर करेगा. हाँ जी, नेक्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, फॉलोइंग योर चैनल एंड लिसनिंग टू आस्क गंजी स्वैग एवरी वीक. आई नेवर थॉट आई वुड नीड टू राइट यू एन ईमेल फॉर अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट हियर आई एम. I moved to Canada about 5 years ago from Middle East and just got married here. My parents still live in the Middle East and they traveled here for my wedding during COVID times. बड़ी बात है भाई, आना जाना हो गया. In between this time, there were several deaths in the family, so my parents had to travel back to Pakistan and return back after a month. This whole time period was stressful and insanely difficult for my family. But here is where the roller coaster starts. After they returned to Canada, my in-laws and my family started having issues on small things, like call nahi ki, milne nahi aaye, वगैरह वगैरह. These small issues kept building up and every single small hiccup was taken negatively. It has come to a point now that my parents want me to move out of this city or come back to the Middle East. They don't speak to me and I think I don't care about them because I'm still keeping a good relationship with my in-laws. अबे लौंडा उनका हो गया, ससुराल वालों का हो गया लौंडा. ससुराल वालों ने चोरी कर लिया हमारा, क्या बोलती हैं अम्मियाँ, हमारा बच्चा छीन लिया भाई. I love my parents and agree with the issues they have, but just think about it too much on the way they are handling things. अच्छा, they have hinted that you have to choose between us or staying in the same city as your in-laws. अच्छा भाई, अब उनकी लग गई है. This was an arranged marriage and alhamdulillah my wife and I got along really well. In fact, in the last 4 months, the only fights we had was because of our family involvement and these small issues between the two families. This has now turned towards hatred. They have a problem with my wife working or often visiting her family or even just not calling them enough. At this point, I feel like no matter what I do, I just can't seem to cure the negative feelings they have. So much has happened in these few months that I've almost given up on finding peace in life. My work has been affected because of all this and the constant fighting between my family and my wife.
I'm the only son and I can't just afford to lose my parents because of all this. I love this city and after so much struggle, I have now completely settled here with a decent social life. For your listeners, please talk to your parents before getting married about the expectation they might have from you and the family you're getting married into. I thought that the main thing was getting along with spouse, but now the hardest thing for me is to handle the family's cultural and personal expectations. Please advise if you can what solution or plan would work best in this situation. ठीक है. अच्छा, बाकी उन्होंने बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ. अगर मैं कभी इफ़ आई एवर विजिट आई लव टू होस्ट यू. थैंक यू. सो बेसिकली एक साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, शादी हुई है अरेंज्ड, और मिडल ईस्ट से वहाँ गए हैं. तो फैमिली जो है वहाँ पे शादी के लिए इनके पेरेंट्स आए हुए थे. फिर पाकिस्तान में काफ़ी डेथ्स हुई इनकी फैमिली में कोविड की वजह से. पाकिस्तान आया, फिर जब वापस आए तो अब हर चीज़ बड़ी नेगेटिव हो रही है. फ़ोन नहीं किया, ये नहीं है, वो नहीं है, खाली काफ़ी मसले इतने बढ़ गए छोटी छोटी चीज़ों पे कि अब बात ये आ गई है कि या तो तुम ससुराल वालों के साथ उस शहर में रहो या हमारे साथ वापस मिडल ईस्ट चलो. मतलब चूज़. तो यार आप चूँकि ओनली सन हो ना, एक तो खाली बेटा ही हो ना, तो पेरेंट्स काफ़ी पोजेसिव, ख़ास तौर पे माएँ डोंट लाइक शेयरिंग देयर सन्स विद अदर विमेन, चाहे वो बहू उन्हीं की चॉइस की क्यों ना हो. ऐसा ही है भाई. माएँ फ़ौरन अड़ जाती कि मेरा बच्चा हाथ से जा रहा है, हालांकि हाथ से कहाँ जा रहा है, आपने ही भेजा था कि बेटा आज से ये तुम्हारा कमरा है और ये तुम्हारे साथ रहेंगी. फिर खुद ही, अब ज़ाहिर है वो फिर यार प्रेफरेंसेस बदल जा, प्रेफरेंसेस तो खैर नहीं, मगर ये कि ज़ाहिर है फिर टाइम डिवाइड होता है ना. जब जहाँ पहले माँ को पूरा घंटा मिलता था दफ्तर के बाद, अब माँ को आधा घंटा मिलेगा. ठीक है. तो माएँ इसमें इनसिक्योर हो जाती हैं कि अब पता नहीं ये कमरे में बैठ के मेरे ख़िलाफ़ क्या प्लॉटिंग हो रही है, ये पता नहीं क्या, ये इतना बाहर जा रही है, कहीं तावीज़ गंडा. ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यही सोचा जाता है तावीज़ गंडा तो नहीं कर रही, ये अपनी माँ के इतनी बार क्यों जा रही है, ये सारा दिन फ़ोन पे क्यों होती है. भाई अगर वर्किंग हाउस वाइफ है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो यार उसके पास क्या काम है. अगर तो नई नवेली शादी है, सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता करा के हस्बैंड को भेजा स्कूल, घर की कोई सफाई वफाई अगर ख़ुद की तो की, नहीं तो मासी ने कर ली, हो गई. 1 बजे लंच पक गया. अब 1 बजे से 7 बजे तक जब तक शौहर वापस ना आए दफ्तर से, वो क्या करेगी. वो ज़ाहिर है फ़ोन पे ही जाएगी. अब फ़ोन पे वो फेसबुक देखेगी, हम टीवी देखेगी, ड्रामे देखेगी, यही करेगी. तो उस पर भी चिक चिक होती है. बस बात सारी है भाई, जिसने चिक चिक करनी हो ना, वो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं. आप सारे दिन मुसल्ले भी बैठ के तस्बीह पढ़ते रहो ना, वो उसमें भी करेंगे कि इसका पैर यूँ क्यों था, यूँ क्यों नहीं था, या दुपट्टा. बस जिसने कीड़े निकालने होते हैं वो निकालते हैं. अब बेटा अब चूँकि आप वाहिद एक लौते ही बेटे हो, तो यहाँ पॉजिटिवनेस और बढ़ गई आपके पेरेंट्स की, एज एविडेंट कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया, या बहू छीन के ले गई, या ससुराल वालों ने वाइल हम पाकिस्तान में थे इसको मीठी खीर में कुछ मिला के पढ़ के फूंक दिया. ऐसे ही ना सफ़ेद चीज़ों पे होता ना जादू. अबे बहुत सुनी हमने कहानियाँ जादू उठोने वाली. तो अब वो आपको कर रहे हैं ब्लैकमेल इमोशनली. ठीक है. देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, लेकिन देखो आपकी वाइफ भी तो इंसान ही है ना, उसके भी पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे अब आप बन गए हो. अब वो आपने जैसे कहा कि अब मेरा काम अफेक्ट हो रहा है. ये हमने भी बहुत देखा है अपने दफ्तरों में, जब हम काम करते थे जी, वो लड़ रहे फ़ोन पे, बेचारा काम पे आया, टारगेट मीट नहीं हो रहे, उधर से बीवी ने टारगेट दे दिया, उधर से माँ ने फ़ोन करके टारगेट दे दिया, बंदा बैठा है कि यार मैं यहाँ मीटिंग की पॉइंट्स बना लूँ या मैं अपनी माँ और अपनी बीवी की लड़ाई सुलझा दूँ बैठ के. ये सबसे गंदी हरकत होती है. एक आदमी काम पे गया है और उस काम से वो जो पैसे कमाएगा उसी से घर पलना है, माँ का भी पेट उसी से भरना है, बीवी का भी, मगर उनकी चिक चिक उस पर जो है ना फिर अफेक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है. और वो कहते हैं जिस घर में चिक चिक हो वहाँ बरकत नहीं होती. ऐसे ही नहीं कहा जाता, यही वजह होती है. ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना स्ट्रेस ऐड करती हैं, और फिर यही वजह है फिर हम जो ट्रैफिक में इतना स्ट्रेस देखते हैं ना आए दिन, वो यही होता है. घर का एनवायरनमेंट भी नेगेटिव, दफ्तर जाओ वहाँ का भी सेठ का कल्चर नेगेटिव, तो और फिर सड़क पे शोर. अबे नेगेटिविटी. तो लोग पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे. हमारे जो लोग, आप आजकल जो खबरें देख रहे हैं ना, लोग कितने अजीब हो गए, कितनी गंदी गंदी खबरें आने लग गई हमारे मुझसे, लोग पागल हो गए. ये छोटी बात नहीं कर रहा मैं. हमारे मुल्क में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं ही कोई गिनती के 6 प्रॉपर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. और बच्चों पे अब्यूज़ कितना होता है, हर बच्चा अब्यूज़ से गुजरा है. तो आप समझ रहे हैं ना. तो ये हर चीज़ ये बॉटल अप होती हैं चीज़ें. खैर ये तो बात कहीं और चली गई. तो बेटा अब आप जो कह रहे हो कि मैं चूज़ क्या करूँ, अब ये वो तो चूज़ द बेस्ट आंसर तो है नहीं कि अम्मी पे क्लिक किया या ससुर पे क्लिक कर लिया. देखो आपका जो फ्यूचर है, अब लाइफ आपने आगे जीनी है ना. आपके अम्मी अब्बू ने जितनी जीनी थी जी ली, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मगर वो अपनी फ़ारिग़ तहसील कहते हैं ना, वो तो खैर तालीम में कहते हैं,
मगर जिम्मेदारी से फारे हो गए ना, आपकी शादी करा दी, सब कुछ कर दिया। अब वो कह रहे हैं आप बेटा दोबारा आ जाओ यहाँ पे मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है ना, मिडल ईस्ट में आप हमेशा पराए होते हो। और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे जब ये कोविड चल रहा है ना, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। और अभी जो पड़ोस में हमारे नई वॉर लग गई है ना, अभी इसके असरात हमारे मुल्क में भी आएंगे। ठीक है, तो मिडल ईस्ट अपना नहीं होता भाई। और लाइक इट्स वेरी सैड टू से 56 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन मुसलमान मुल्क में आपको आज़ादी नहीं मिलती कहीं पे भी। अब आज़ादी का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि नंगे घूम जाओ सड़क पे, ठीक है, हालांकि वो भी एक आज़ादी है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चलो उस लेवल पे एक्सट्रीम पे नहीं जाते, अरे बेसिक कोई बात कहने की। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में लोग सच बोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं बोलते। मुहज़्ज़ब मुल्कों में सवाल उठाए ना अगर कोई बंदा, तो हुकूमतें उसका जवाब ढूंढने में मेहनत करती हैं। हमारे यहाँ सवाल किसने किया उसको ढूंढती है और फिर उसको उठा लेती है, समझ रहे हैं, सवाल उठाने वाले को उठा लेते हैं। तो मुस्लिम कंट्री आजकल वैसे बड़ा ट्रेंड है, लोग टर्की जा रहे हैं, जाएं शौक से जाएं, अभी जाएं, लेकिन वो भी राइट विंग होता जा रहा है भाई मुल्क। वो बड़ा लिबरल था किसी ज़माने में, अब हालात अजीब हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में ना आपको वो लिबर्टी और फ्रीडम नहीं मिलता, तभी दुनिया भागती है वेस्ट को। तो अब आप वो छोड़ के आप कह रहे हो कि मैं कनाडा में सेट भी हो गया हूँ, सोशल लाइफ भी है, काम भी है, वो छोड़ के फिर मिडल ईस्ट में हो गए। मिडल ईस्ट के भाई कल्चर ही बड़ा टॉक्सिक है, और रातों रात छुट्टी करा देते हैं आपकी। ठीक है, हमारे बहुत से दोस्त हैं भाई, उनको रातों रात फ़ोन आ गया कि जी पैकअप करें, क्योंकि जी उनका नाम अली रज़ा था या मुर्तज़ा था या इस तरह का शिया वाला नाम था, चाहे शिया नहीं भी थे। ऐसे भी केसेस हुए कि लोग शिया नहीं भी हैं, निकाल दिया रातों रात, गाड़ी ऐसी छोड़ के आ गए। वो डुबिज़ल एक वेबसाइट है, उस पर बस सामान लगा दिया, बस जो लेना है उठा के ले जाओ। क्या करते, फर्नीचर कहाँ से लेकर आते भाई, रातों रात गायब की। एनीवे, तो भाई आपकी जो है ना फ्यूचर सिक्योर उधर ही है। गलत बात तो बोलूँगा नहीं मैं, जो सच है जो फैक्ट है वो है, इसलिए तो दुनिया भागती है वहाँ पे। तो आप अपना फ्यूचर देखें, क्योंकि अब आपने शादी कर ली, अब आपके आगे बच्चे भी होने हैं, खैर से उनकी भी शादी, उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है ना, आप मिडल ईस्ट में आ गए ना, तो भाई एक तो तालीम इतनी महंगी है वहाँ, और हेल्थ केयर बहुत महंगा है। और खुदा ना खास्ता बच्चों के इश्यूज़ निकल ही आते हैं किसी ना किसी किस्म के। तो अगर जैसे ऑटिज़म इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन, ठीक है ना, तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सिचुएशन आ गई ना, तो हेल्थ केयर तो फ्री नहीं है मिडल ईस्ट में भाई। तो आप प्राइवेट ट्यूटर रखने में ही जो है ना फारे हो जाओगे। और 10,000 चीज़ें, खाली ये नहीं कि जी चूँकि ऑटिज़म हो सकता है तो आप यहाँ नहीं रहे वहाँ नहीं रहे, मैं बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप अपना फ्यूचर देखें भाई, आप अपने बच्चे, अब आपके पेरेंट्स को अगर ये कि जी फ़ोन क्यों नहीं किया, मतलब इश्यूज़ का लेवल देखें, फ़ोन क्यों नहीं किया, या ससुराल ज़्यादा क्यों जा रही हो, या काम क्यों कर रही हो, यार इन चीज़ों का टाइम नहीं है भाई। 2021 है, महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इंडिया में भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया। कल ही तस्वीर देखी, एक बंदा टैक्सी की छत पे लेट के मोदी जी को यूं कर रहा था कि शुक्रिया आपने ये किया है। तो भाई अभी 10,000 मसले ज़िंदगी में अपने और हैं, ये चूचा चूचा का टाइम नहीं है भाई ये इसमें। आप चल वहाँ आ गए, इस बात की क्या गारंटी, चलो आप अपनी बेगम को तो छोड़ के नहीं आओगे ना कि तुम अपने ससुराल रहो, मैं वहाँ मिडल ईस्ट रहूँगा। आप क्या स्काइप के लिए शादी की थी क्या, जूम पे शादी की थी क्या, साथ रखोगे ना, साथ ले आए, इस बात की क्या गारंटी कि वहाँ चिक चिक नहीं होगी। तुम दफ्तर में गए हुए होगे अपने, और फिर पीछे से फ़ोन आ रहा होगा, इसने आज खाना जला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर क्या करोगे। तो शादी ख़त्म कर नहीं सकते भाई, जब आप खुश हो तो क्यों ख़त्म करें, आपका क्या कसूर है। और अरेंज है ना, लव थोड़ी है। लव मैरिज में पेरेंट्स डालते हैं आपके ऊपर कि क्या ले आए तुम उठा के, ये तो अरेंज्ड है, तो पेरेंट्स के ऊपर डालो भाई, आपने करवाई है, अब मैं तो नहीं ख़राब कर रहा अपना करियर आपके चक्कर में। आपने सही होना है हो, आपने टॉलरेंट होना है हो, मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के मैं नहीं आ सकता भाई, मेरे आगे बच्चे होना, उनका फ्यूचर है भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात, अपना फ्यूचर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को ये सिखा नहीं रहा कि जी पेरेंट्स के मुखालिफ हो जाएं या उनके साथ सख्ती करें या उनको नाराज़ करें, बिल्कुल नहीं। आखिर आपके पेरेंट्स हैं, और वो कहते हैं ना जो इंसान अपने पेरेंट्स के साथ सलूक करता है ना, फिर उसके औलाद उसके साथ भी वही करती है। मैं ये भी नहीं कह रहा, सख्ती वख्ती मैं नहीं कह रहा, उनको समझाने की कोशिश करें और उनको बिठा के बात समझाएं कि यार यहाँ मेरा ये फ्यूचर है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं, फ्रीडम है, अच्छा मौसम है, अच्छा खाने को है, रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, 10,000 चीज़ें, आप फ्री हो, मस्जिदें हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। वहाँ जाएंगे, आपके 10,000 मसले हैं भाई,
तो उसको उनको इस तरह समझाएं, बोलो यार इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर मी टू स्टे देयर, फ्यूचर नहीं है भाई मिडल ईस्ट में, मतलब क्या है, निकाल दिया कल, 40 साल बाद निकाल देते लोगों को, आप क्या हो। तो ये देख लेना भाई प्लीज़, ठीक है। तो मैं तो आपको यही मशवरा, मैं होता तो मैं यही करता, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता, अगर नहीं मानते तो फिर कहता भाई ठीक है मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, जो है फैक्ट है वो है। क्योंकि भाई आखिर में जो है ना, छोड़ो यार, अब मैं फिर और सख्ती वाली बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो है, आपकी भी लाइफ है, पेरेंट्स आपको ले आए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ओन कर रहे हैं इस तरह की, बस हम बोले तो यहाँ हम बोले तो वहाँ, लाइफ उन्होंने दी है, मगर अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे भी जीनी होती है भाई। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में ही मर जाते हैं, उसी में ही मर जाते हैं। तो उनको समझाएं बिठा के प्यार से, और बोलें देखें दी चिक चिक से ना बेबरकती हो रही है, और घर में ना तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और इसी इसी से ना लोग 40 में फड़क जाते हैं हार्ट डिजीज़ से, और इससे ये स्ट्रेस इतना है। तो समझाएं उनको, ठीक है बस। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई काइंडली रिक्वेस्ट नॉट टू मेंशन माय नेम। नहीं करता भाई, आज तक किसी का किया है क्या? Hope you're doing well. I'm a 25-year-old male, married and living in Pakistan. Warning: this mail is entirely based on our experience. Apologies for the mail being long. Let's get straight to the perspective. So, my wife and I got our COVID shots about 4 months ago, and ever since then, we have been experiencing a weird sensation within our bodies. We feel our sex life has been disturbed, and that my wife and her friends have noticed discrepancies in their menstrual cycles. My wife consulted a doctor on this matter, but according to the doctor, it's not a big of an issue, and soon her cycles will normalize. Bear in mind that my wife and I are perfectly fit, healthy, with no prior health problems. I too have noticed that ever since our shot, we do not have the urge to have coitus as we previously had, and that something has clearly gone wrong with our previously perfect sex life. So, do you think that this is the outcome of the COVID vaccine? Accept it or not, this virus was intentionally created to reduce the human population because the human population was getting uncontrollably really fast. We have seen the destruction it has caused in India and the third world countries. A counter argument would be that during the pandemic, developed countries were the most affected, and that seems to be a total bullshit. We know that third world countries have the highest birth rates, making them an obvious target for such vaccines. So, what is your perspective? Once again, this is just my perspective and our experiences. I cannot say anything for the developed countries or any other third world countries. और मर्दाना कमज़ोरी का डर क्यों कि हमारी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, तो हमारा तो हक भी बनता है। जिनके 6-7 बच्चे हैं उनका समझ भी आए, अब जिनका पहला बच्चा ही ना हो तो उस पर क्या गुजरेगी। थैंक यू फॉर रीडिंग एंड आंसरिंग. इफ़ यू वुड लाइक टू इंक्लूड दिस email, make a separate video on this topic, I will highly appreciate. Who knows, there may be other couples out there who might confirm this experience. अच्छा, तो एक साहब है भाई, 25 साल के हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, शादीशुदा हैं, कह रहे हैं मैं बेगम ने और मैंने जब से वो लगाया है कोविड की वैक्सीन, तो हमारी सेक्स लाइफ कम हो गई है, और उनकी बेगम की दोस्तों ने महसूस किया है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी उनके पीरियड्स की डेट्स डिस्क्रेपेंसीज है उनमें। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सही हो जाएगा, और फिर इनका कहना मानना है कि ये चूँकि इंटेंशनली क्रिएटेड वायरस है, तो इसका मकसद लोग पॉपुलेशन कम करना था, तो क्या हमारी सेक्स लाइफ का जो है फ़र्क, उस मतलब जो इफ़ेक्ट है वो इस वजह से है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वगैरह वगैरह। तो हमने जो इंडिया में डिस्ट्रक्शन देखी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कह रहे हैं कि जी ये सब झूठ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा तबाही हुई है, तो इट्स अ टोटल बुलशिट। शुरू में तो देखें, हमने देखा था इटली का बुरा हाल, अमेरिका का बुरा हाल, अमेरिका में कितनी डेथ्स हुई। इंग्लैंड में अभी जब तक मैं था 28,000 रोज़ केसेस आ रहे थे, यहाँ कितने केसेस होते हैं डेली? 3,000 4,000 मैक्सिमम, ठीक है, 28,000 केसेस। टेस्टिंग ज़्यादा है, चलो हाँ ये कह सकते हैं वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो पॉजिटिव भी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तो लोग मानते ही नहीं है ना, पैनाडोल खा के घर पे ही बैठे रहते हैं। हमारे अपने एक जानने वाले हैं, 2 हफ्ते घूमे, हल्का हल्का बुखार है, 2 हफ्ते घूमता रहा, अब ख़त्म होने वाला तो घर पे बैठा है आइसोलेशन करा के, हैं भाई चवल आदमी। तो मानते ही नहीं है ना यहाँ तो टेस्ट कराना, और प्लस देखो ना टेस्ट यहाँ 6,000 का है, हम तो करा लेते हैं भाई, प्रिविलेज लोग हैं।
हर कोई नहीं 6,000 निकाल सकता ना, जिसकी तनख्वाही जो है ना 20,000 30,000 तनख्वाह है, वो कहाँ से 6,000 के टेस्ट कराएगा। वहाँ पे यूके में ये है कि हर गली के कोने पे एनएचएस की गाड़ी खड़ी होती है या कैंप लगा होता है, फ्री के टेस्ट हो रहे होते हैं। इनफैक्ट वो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट्स भी घर में फ्री बांट रहे होते हैं ताकि आप घर में ही कर लो टेस्ट। तो चूँकि वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है इसलिए नंबर ज़्यादा हैं। यहाँ पे अभी जो इंडिया की जो थर्ड वेव थी उसमें जो हमने देखा जिस तरह लाशें जमुना रिवर में तैर रही थी, वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि भाई बहुत से तो दूर दराज के गांव हैं, वहाँ तो रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। तो जो भी नंबर्स आए इंडिया से, दैट वुड ईजिली बी 1/3 ऑफ द डेथ्स, क्योंकि लोगों को तो एक अवेयरनेस नहीं है गांव देहात में, प्लस हुई भी डेथ तो नो बडी कन्फर्म कि कोविड है क्या है, उन्होंने टेस्ट वेस्ट नहीं कराया। खैर, तो भाई ये आपका मुझे लगता है खाली वहम है, चूँकि आपके जिस्म में एक चीज़ गई है तो आप उस वक्त से सोच के बैठे हो। आप देखो भाई, सबसे द बेस्ट सेक्शुअल ऑर्गन अ पर्सन हैज़ इज़ द ब्रेन। यहाँ से होता है सेक्स, इधर से नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? ये ओके होगा तो सब कुछ होगा। अब चूंकि आप जहन में बिठा के बैठे हो कि मुझे वैक्सीन लगी है, तो अब आपको हर चीज़ गलत लग रही है, ठीक है ना। तो और इस पे आप जो कह रहे हो वीडियो बना लें ताकि और लोग भी एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैं कन्फर्मेशन बायस वाली बात हो जाएगी। जिसको नहीं भी होगा वो भी बोलेगा हाँ यार, जब से मैंने इंजेक्शन लगाया मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा तेज़ फैलती हैं, तो मैं इस तरह की कॉन्स्पिरेसी फैला नहीं सकता। अब भाई सबका अपना अपना तजुर्बा, हमें भी वैक्सीन लगी, हमारा तो उल्टा ही हिसाब हो गया, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही है भाई, सबकी अपना अपना नसीब भाई। अब ये हो सकता है अब आपने चाइना वाली लगाई है यहाँ पे तो चाइना वाली हरकतें कर रही है, मैंने अमेरिका वाली लगाई है तो भाई फुल नॉटी अमेरिका चल रहा हूँ मैं, हैं। वैक्सीन ही नॉटी अमेरिका की लगी तो भाई फुल एनीवे। तो भाई ये और ये जो है ना कि पॉपुलेशन कम करनी है, भाई इंडिया और बांग्लादेश ने तो पहले ही पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया हुआ है, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी अगर आप ग्राफ देखें तो इंडिया और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। बांग्लादेश बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी विल बी 15 करोड़ या फिर 20 करोड़, मतलब पोजीशन पे आ जाएगा। हम जो है 40-50 क्रॉस कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, कोई काम नहीं हो रहा। उल्टा कह रहे हैं जी और चाहिए, अभी तो जंग लड़ने वाली है तो गजवा हिंद के लिए और मुजाहिद चाहिए तो और पैदा करो। तो यहाँ तो चल रहा है दबा के। हम जिस रेट पे चल रहे हैं, हम 2040 में 40 करोड़ होंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो फिगर मुझे भी याद नहीं आ रही। एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हम शायद 50-60 भी हो जाए, इसी तरह मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी होती कि जी आबादी डीपॉपुलेशन करनी है तो वो हम पे करते ना, जो ज़्यादा तेज़ी से पैदा कर रहे हैं और रोक भी नहीं रहे, ठीक है। इंडिया में और बांग्लादेश में तो काम हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ भी हो रहा होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा, मगर ये कि यहाँ पे मसले ज़रा दूसरे हैं। बर्थ रेट को लेके वो मुसलमानियत जाग जाती, लोग उसको बर्थ को ना रिलीजन से मिला लेते हैं। हमारे हर चीज़ में रिलीजन आ जाता है, मसला यहाँ आ जाता है, समझ रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग में भी रिलीजन आ जाएगा, हर चीज़ में आ जाएगा बेसिकली। तो ये मसला वहाँ पे शायद ना हो, आई डोंट नो मैन, आई डोंट लिव देयर। तो ये मुझे नहीं लगता यार ये ऐसी कोई है एक जेन्युइनली देयर इज़ अ वायरस। हाँ ये हो सकता है कि वो देखे, हाउ डू यू थिंक ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड अप मेकिंग दीज वैक्सीन सो क्विकली, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहे होते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ आ गई तो उससे क्या होगा। अगर अब जैसे वो सार्स आया था, ठीक है, अब उसको बार बार लैब में ही म्यूटेट कर रहे हैं। अगर इसने ये शक्ल इख्तियार की तो ये दवा लग रही है चलो ठीक है। अगर ये शक्ल इख्तियार कर ली, ये लग रही दवा नहीं, ओके हमें नहीं बनानी है, उस पर काम होता है। सो वायरस क्रिएट किए जाते हैं ताकि पॉसिबल शेप्स, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ वायरसेस म्यूटेट करवाए जाते हैं ताकि उससे लड़ने का वेपन हमारे पास पहले से हो। ये ज़रूर हो सकता है कि इसी तरह की बायो लैब से ये किसी की चप्पल में लगा हुआ बाहर आ गया, ठीक है। ये मुझे भी अब लगता है कि ये कहानी झूठी थी कि जी वो चमगादड़ खाई और उसमें से निकल गया और ये आई डोंट नो मैन। मगर ये वाली ज़्यादा लगती है कि जी बायो लैब में से लीक हुई है, क्योंकि अब वुहान में यही आ रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि जी ला के वुहान से फैलाया गया। खैर, तो कंट्रोल करनी थी पॉपुलेशन तो भाई तो यहाँ ज़्यादा होती ना डिस्ट्रक्शन। यहाँ तो कोई भी डिस्ट्रक्शन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह ऐसे ही रखे। कंसिडरिंग जो ईरान में हुआ या जो इंडिया में हुआ,
ठीक है। यहाँ भी हो सकता था लेकिन यहाँ नहीं हुआ। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है। आई वॉज रिसेंटली डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड, कि यार क्या वजह है, हमारा रहन सहन सब कुछ सब ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क एक है कि बहुत वेजिटेरियन है वहाँ पे, यहाँ पे लोग खाते हैं ज़्यादा, मीट भी खा लेते हैं। दूसरा सैनिटेशन का बहुत इशू है इंडिया में, दैट इज़ ट्रू। पब्लिक टॉयलेट्स कह रहा हूँ, टॉयलेट्स नहीं है। उनको आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, एंड इट्स अ फैक्ट। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे किसी ने बताया था, बल्कि छोड़ें, अब देखें ना, वो कंफर्म बात नहीं होगी तो गलत बात हो जाएगी, रॉन्ग मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मगर उसमें ये था कि यार वो कुछ लोग होते हैं, उनका मानना ये होता है कि घर के अंदर टॉयलेट, संडास घर में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो बाहर यूज़ करते हैं। अब आई डोंट नो उसकी क्या रियलिटी, मैंने इसमें ज़्यादा देखा नहीं। तो सैनिटेशन कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे चाल होती है ना, वो फिल्में देखी होंगी ना आपने, वास्तव याद है? वास्तव वो चाल थी, वो एक कमरे का घर होता है, उसमें वॉशरूम पूरे फ्लोर पे एक होता है, संडास जिसके बाहर लाइन लगती है, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ बहुत है, ठीक है। तो और वो आपने वो भी देखा, स्लम्स भी बहुत हैं, मुंबई में इतने स्लम्स हैं, दिल्ली में इतने स्लम्स हैं, तो दैट कुड पॉसिबली बी द रीज़न, बट आई डोंट नो। मगर भाई आप बहुत सोच रहे हैं, मैं इतना ही बोलूँगा, आप बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ पे, और आपने बस वो वहम जहन में बिठा लिया है, हकीकत टीवी टाइप और व्हाट्सएप वाले अंकल, आप 25 पे ही व्हाट्सएप वाले अंकल हो गए। सोचें आप ज़रा, आप किस तरफ जा रहे हैं। तो 40-50 पे आप क्या कर रहे होंगे लोगों का। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। दिखा दें डॉक्टर को, बोले भाई मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है जी, नहीं आ रही भूख, नहीं लग रही मुझे, शायद वो कुछ खिला दें आपको तो लग जाए, या कुछ समझा दें, या आपकी डाइट भी चेंज हो सकती है। दूसरा मेरे भाई स्ट्रेस भी बहुत है, मैं यही बोलूँ ना, सेक्स यहाँ से होता है, तो आजकल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, लॉकडाउन भी चल रहा है, काम भी नहीं है, नौकरियाँ भी नहीं हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, उल्टा जिनकी लगी हुई थी उनकी कट रही हैं। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो उससे ज़ाहिर उसका इफेक्ट यहाँ भी होता है। पॉसिबली कुड बी दैट। तो दिखा दें डॉक्टर को, मैं तो ये मशवरा दूंगा, लेकिन इस तरह ना हो कि जी आबादी कम करनी थी, आबादी कम करनी थी, न्यूक मार दे, क्या कर लोगे तुम? अमेरिका ने मारा ना जापान में, क्या कर लिया? खैर नहीं, आजकल नहीं मार सकते, वो पुराने वक्त है, अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, और अब इस तरह की वॉर्स होती भी नहीं है। सो या और भी बहुत तरीके हैं भाई उनके पास, ये कोई नहीं कि वायरस। खैर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन, वीज़ा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। Salaam Junaid bhai, I got admission in Italy for my bachelor's degree and now I need visa to go there. I have visa interview in the upcoming month and I want you to give me some tips and record a detailed video on this question. The question you should answer are how to handle interview when it's your first time, how to satisfy the visa officer to get the visa, how tough Schengen visa is to get, any other tips. Kindly either reply or देखिए भाई, इस पर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, वो आस गंजी स्वैग की पूरी एपिसोड ही एक सवाल पे थी, वीज़ा इंटरव्यू टिप्स के नाम से। आई थिंक अगर आप देख लें उसमें काफ़ी डिटेल है, लेकिन चले जो नहीं देखना चाह रहे या इसी में जवाब चाह रहे हैं तो मैं इसमें भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स का रूल है कि ना 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और वो होती है आपके मिजाज से, आपके रख रखाव से, आपके आउटलुक से, कैसे आप दिखते हो, कैसा आप प्रेजेंटेबल हो कि नहीं हो। अगर चप्पलों में और ट्राउज़र में चलेगा तो बोलेगा, अगर ये इंटरव्यू में ऐसे आया तो वहाँ क्या करेगा। तो ड्रेस अप वेरी नाइसली। मैं हमेशा सबको मशवरा देता हूँ कि ना इंटरव्यूज़ किसी भी किस्म को हमेशा वाइट शर्ट पहनो, क्योंकि ना वो रंग जो है ना वाइट बहुत ठंडा कलर होता है और सामने वाले की आँखों की ठंडक का बाइस बनता है, ठीक है। अगर चमकीली गोविंदा की लाल पीली हो गया, रणवीर सिंह बन के जाओगे ना, तो अगला इरिटेट होगा, ये क्या बन के आ गया गोला गंडा। ड्रेस अप नाइसली, ब्लैक ट्राउजर्स या कोई जीन्स और वाइट शर्ट पहन के, अच्छी सी इस्त्री हुई हुई, ठीक है ना, बाल वाल बने हुए, शेव शूव बनी हुई, सही तरह से जाना, ठीक है ना। तो जैसे सोचो डेट पे जा रहे हो, अगर आपकी डेट हो, हैं किससे हो भाई, नॉर्टी अमेरिका नहीं, उससे नहीं, कोई चलो एक्ट्रेस कौन सी आजकल चल रही है भाई हॉलीवुड की, हम तो नहीं, स्कारलेट जोहानसन, चलो वो तो हमारे टाइम की है ना, आजकल क्या चल रही है भाई नहीं पता, जो भी है, गैल गडोट से आपकी डेट है, तो कैसे जाओगे? तैयार होके जाओगे ना, टाइड वाइट परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के, तो ऐसे ही जाना है इधर भी, ठीक है ना। परफ्यूम ज़रा अच्छा सा लगा लेना भाई, वो नहीं लगा लेना टी रोज़,
वो हमारे सबके अब्बुओं के पास एक ही होता था, शादी साल में 2 बार लगा। अबे हमारे टी रोज़ का पता है, अबे बहुत चलता था किसी ज़माने में। वो हमारे घर में कोई 8-9 साल रही है शीशी, क्योंकि साल में यूज़ होती थी 4 बार शादियों में लोगों की। तो अब्बू लगाते थे, पता नहीं क्यों लगाते थे, ये अम्मी उठा के लगा दिया करती थी अब्बू को। मेरे अब्बा बड़े भोले से आदमी हैं। तो और औरतों का क्या, ब्लू लेडी। अबे यार पता नहीं क्यों लगाती हैं औरतें वो यार। खैर हर कोई नहीं गुची फ्लोरा अफोर्ड कर सकता, मैं एक बात कह रहा हूँ। एनीवे तो भाई तैयार श्यार होके जाना, आउटलुक अपना अच्छा रखना। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन सारी लेके जाना, चाहे मांगी हो या ना मांगी हो, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ कुछ भी मांग लें। बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका FRC जो कि फैमिली ट्री नादरा का होता है, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि आपके यहाँ ख़ानदान वाले कितने। आपने बेसिकली ये दिखाना है, ये प्रूव करना है कि मैं वापस आऊँगा, मेरा सब कुछ यहाँ है, मुझे मैं वहाँ क्या करना है, मुझे वहाँ ठहर के क्या करना है। उनको कंसर्न नहीं होता कि वहाँ जाके अब लड़का भागेगा, इटालियन फंसाएगा, उसको पिज़्ज़ा खिलाएगा टमाटर वाला और बैठ जाएगा वहाँ पे। इनको ही होता है। तो आपने ये दिखाना है कि नहीं मैं तो वापस आ जाना है, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे पेरेंट्स का बिजनेस यहाँ है, मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, टू गेट मोर एक्सपोजर एंड मोर एक्सपीरियंस, इस तरह का। वो घुमा फिरा के ऐसे सवाल करेंगे। तो आपने बस यही बोलना है कि नहीं मैंने तो वापस आ जाना है। तीसरी चीज़ क्या है, जो है हाँ डॉक्यूमेंटेशन मैंने बोला, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये हो गया, लेटर ऑफ ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन, वो जो भी इन्होंने मंगवाई हो, यूनिवर्सिटी का लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉपर लेके जाना। और प्रॉपरली ना फाइल वाइल बना के जाना। ये नहीं वहाँ जाके हबड़ दबड़ रानी मुखर्जी की तरह सारे कागज़ गिरा दिए और यूं यूं। इंडियन फिल्म नहीं है, कोई दुपट्टे वाली आएगी और यूं करके उठाएगी और सर टकराएगा, ओ हेलो एक्सक्यूज़ मी और प्यार हो जाएगा। प्रॉपरली लेके आना, नीटली आराम से अच्छी सी फाइल वाइल, कोई फोल्डर शोल्डर लेके जाना, ठीक है। और बाकी टिप्स ये कि भाई आंखों में आंखें डाल के बात करना। आंखें नीचे करोगे, यूं 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 कन्फ्यूज़ होके बोलेगा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये को टोपी कर रहा है। ये भाई साइकोलॉजी में पढ़ाया जाती है ये चीज़, कोई आंखें नीचे करके बात करे ना तो ये इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर ऊपर देख के बात करे तो उसका मतलब है कि ये कहानी बना रहा है। झूठ बोलना और कहानी बनाना डिफरेंट चीज़ है, समझ रहे हैं। तो हमेशा आई कांटेक्ट है, अगर एक बंदा है तो एक बंदा, और ये भी नहीं कि उसकी घूर के उसकी आंखों के अंदर से दिल में उतर गए, मतलब प्लेजेंटली स्टेयर स्टेयर नहीं करना, बट प्लेजेंटली कम्युनिकेट करना, जैसे मैं भी इस वक्त आपको देख रहा हूँ ना, इस तरह करके। तो उसको आपने सेटिस्फाई करना है। लंबे लंबे सवाल आ सो आ, और ये नहीं करना, स्ट्रेस नहीं दिखाना आपने ना कि यूं पटाखे कटर कटर निकाल रहा है यूं करके, या यूं यूं कर रहा है, या यूं खुजा रहा है, या यूं कर रहा है। आराम से बैठना भाई, कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट, मतलब कमर वमर सीधी करके। बाप का वलीमा नहीं है कि टांग पे टांग रख के पीछे बैठ गए, वीज़ा लेने आए हो, ठीक है ना। तो आराम से, मतलब प्रॉपर डिमीनियर के साथ, कुर्सी आराम से खींचना, अगर तो बैठने वाला है। अगर शीशे के आर पार है तो वो अगर खड़े होके होगा तो वो अलग होता है। अगर हाँ खैर से वो ही होगा, शीशे के आर पार वाला ही होगा, तो आपने खड़ा ही होना होगा बेसिकली। मुझे याद है मेरा जर्मनी का हुआ था शीशे के आर पार। अब तो वैसे ही कोविड है, वो तो प्री कोविड की बात थी, सामने नहीं होता। या ट्रू। तो ये होगा। और वो आपसे और पूरी वर्किंग करके जाना भाई, पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, कौन से शहर में जा रहे हो, वहाँ और क्या क्या है। वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं कि जी ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, तो आपने सेटिस्फाई करना है कि मैं इस वाली में क्यों जा रहा हूँ। वो बोलेगी भाई ये अगर आप इसमें था तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो तो उसका तो ये वाली ज़्यादा ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें क्यों जा रहे हो। अब ये जवाब आपने देना, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, ये जवाब आपने देना है। उनको ये ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो या गोली करा रहे हो। ये नहीं, कॉन्फिडेंटली अगर आपको देखो, वो कहते हैं ना जब जिस इंसान के पास नॉलेज होती है ना वो कॉन्फिडेंट होता है। घबराता वही है जिसके पास आधी नॉलेज हो, क्योंकि आधी नॉलेज, कम इल्मी जो है ना, ला इल्मी से ज़्यादा नुकसानदेह कम इल्मी, समझ रहे। नोइंग लेस इज़ हार्मफुल देन नोइंग नथिंग एट ऑल। तो इफ़ यू नो योर शिट तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं, आप उससे बात करो प्लेजेंटली और उसको कॉन्फिडेंस के अंदर लेना है। घेरने वाली बात है बेसिकली। और मेरे जितने भी वीज़ा रिजेक्ट हुए ना, मेरा एक यूएस का रिजेक्ट हुआ था, मगर उसमें तो खैर वो पेपर वर्क जो बुला रहे थे उनकी गलती थी, तो मेरी गलती थी, मुझे देना चाह रहे थे। मेरा रिजेक्ट हुआ था, मेरा यूके के ही रिजेक्ट हुए, ठीक है। उसकी वजह थी कि इंटरव्यू नहीं था, यूके वाले इंटरव्यू नहीं लेते, और इंटरव्यू में आपका भाई चीता है, बात करा लो मुझसे, मैं ले लूँगा वीज़ा, बात करा लो। तो यूएस का जब मेरा यहाँ हुआ था, वो तो मैं जो बता रहा हूँ अबू धाबी में हुआ था, उस वक्त सिचुएशन मेरी बहुत डिफरेंट थी, लाइफ डिफरेंट थी। एनीवे
जो यहाँ हुआ था 5 मिनट में भी नहीं, 3 मिनट में वीज़ा ले लिया था मैंने। वो ठीक है, आप पे वर्किंग की भी होती है उन्होंने, मगर आपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है ना उनको। बुलाया क्यों जाता है? वर्किंग तो आप पे 20 दिन से अमेरिकी एम्बेसी कर चुकी होती है कि जी ये कहाँ उठता बैठता है, क्या करता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है। बट वो अपने उसके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए बुलाते हैं कि हाँ जी क्या सीन है। तो आपके भाई ने ऐसा घेरा, 3 मिनट में वीज़ा भाई। और इसी तरह जर्मनी का मैंने लिया था। वो आंटी बड़ी सख्त थी यहाँ पे जो होती हैं, सबको पता है, मैंने पहले भी बताया, बहुत सख्त होती हैं। उन्होंने भाई उन्होंने पूछा जर्मनी क्यों जा रहे हो? मैं हिस्ट्री का मुझे बहुत शौक है। कह रही व्हाट पार्ट ऑफ जर्मन हिस्ट्री डू यू लाइक? तो मैंने वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री। तो कह रही वो तो वॉर सारी हार हैं। तो मैंने हार जीत से क्या है, मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप देखना है, मुझे तो म्यूज़ियम देखनी है। अच्छा म्यूज़ियम्स के नाम बताओ। कैसा पकड़ा उसने मुझे। मैंने बोला नाम वो जर्मन वाले वो बड़े लंबे लंबे हैं, वो मेरे फ़ोन पे लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने पूरा अपना ट्रिप प्लान किया हुआ ऑलरेडी। बट फ़ोन आपने बाहर रखवाया हुआ है, इफ़ यू अगर आप कहती हैं तो मैं जाके ले आता हूँ। मुझे पता था वो कभी भी नहीं बोलेगी लेकर आओ, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता फ़ोन अंदर लाना। कैसा घेरा, ऑन द स्पॉट बनाई कहानी। देखो एक कहानी बनाना बुरी चीज़ नहीं है, मगर कॉन्फिडेंटली। तो मैंने बोला कि फ़ोन पे है, बोले तो ले आऊँ। कह रही नहीं नहीं फ़ोन अलाउ नहीं। बोला ठीक है, लिखा हुआ तो सारा उधर है। खैर, तो अपनी आपकी वो डिग्री से रिलेटेड बहुत सवाल पूछेंगे। यही वाली क्यों कर रहे हो, आगे क्या करना है, यही क्यों चूज़ की, इटली में तो और भी बहुत शहर हैं, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, या ये जहाँ जा रहे हो उसके सामने ये ज़्यादा अच्छी है। अब भैया आपने सेटिस्फाई करना है। तो ये होता है। बाकी आप वो वीडियो देख लें, उसमें से आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मगर उसमें भी मोर और लेस यही बातें थी। तो गुड लक मैन, और आई होप आप जाएँ वहाँ पढ़ें यार, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है वहाँ का, इन्जॉय करेंगे आप। हाँ जी, next one, future of Pakistan. Hello Junaid, hope you're doing well. I like your videos and watch them regularly. I respect your opinion a lot. Lately, I'm having a lot of concerns about Pakistan's future, especially our young generation. You always say that we are wasting our young generation's potential, and given the right tool, the next Elon Musk can be from Pakistan. How? How will we achieve that when modern science is no one's priority? Our kids are lacking motivation, and the babas in our government think modern sciences are anti-religious. Let's let's leave the science aside. Our kids don't know basic moral values. People laugh if you say sorry. They think of you as a weak person. We are very entitled nation. Waiter तो बाप का नौकर है, उसे क्यों thank you बोलें. If a woman is being harassed, it's her fault. If she's getting beaten up, she must have done something wrong. We have normalized all those bad things for our future generation. We have taught them all wrong. The society is divided into two classes. Number one, ultra modern, who live in their bubble and don't really care what is going on around them. Number two, middle class, with lack of resources, education, and no desire to change. They think their way is the best, and if someone tell them any different, the response will be यहूदी साजिश, पाकिस्तान की बदनामी, हमारे रिलीजन में इसको नहीं माना जाता, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, etc. Unfortunately, these people are in majority, and our government is formed by these people. How can we change the national narrative of being correct and best at everything? How can we educate our people that they need to unlearn certain things in order to advance and compete with the rest of the world? How can we separate religion from economics, politics, and modern science? How to make our nation understand that religion is a personal matter and should be left personal? How do we normalize having a difference of opinion and respect it? How do we teach our people that they need to respect other religions same as they expect Islam to be respected in the Western world? We show no respect to other religions, yet no one should dare say anything about Islamic values. In my opinion, Pakistan has a long way to go. Our future generation won't be any different than now if we don't change our point of view as a nation. Our problem is not only education, it's way bigger than that. Elon Musk not only needs modern technology, he needs to be a critical thinker and open-minded. Are we making our kids open-minded, respectful, and critical thinkers? Or am I being too negative? Regards. थैंक यू सो मच. सो आपने बिल्कुल सही कहा. आई टोटली अग्री विद यू 100%. इसकी एक बेहतरीन मिसाल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनका भी मुझे मैसेज आया हुआ था. शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड. सो शी टोल्ड मी कि वहाँ पे एक पिटिशन की है स्टूडेंट्स ने, जिस पे 20,000 सिग्नेचर्स हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि स्कूल्स खुलें. और ये न्यूजीलैंड की बात है जहाँ पे वैसे ही केसेस बहुत कम हैं, मगर वो फ़ौरन लॉकडाउन कर देते हैं, बात बात पे लॉकडाउन कर देते हैं. तो उसकी वजह ये है कि अगर उनका सेमेस्टर डिले हुआ
तो जो समर जॉब्स उन्होंने समर में करनी थी वो फिर बाद में सितंबर अक्टूबर में चली जाएंगी, एंड बिकॉज दे कांट हैव दो समर जॉब्स दे कैन नॉट फाइनेंस देयर एजुकेशन, देयर कॉलेज ट्यूशन, देयर यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस। तो बिकॉज दे वांट दो समर जॉब्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, तो वो कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन ना करें, अभी खोल दें ताकि हमें ये करना है। इसके बरक्स पिछले 1.25 साल से आप एक रैंडम पाकिस्तानी स्टूडेंट को पूछें कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं, वो आगे से बोलेगा नहीं। जब शफकत महमूद खोलने की बात करें उसको गालियां देते हैं, मीम्स बनाते हैं, ट्रेंड करते हैं कि स्कूल क्यों खोल रहे हो, एग्ज़ाम्स क्यों हो रहे हैं। यहाँ शादियाँ नहीं रुकी, यहाँ रेस्टोरेंट बंद हुए लेकिन अब खुले हैं तो खुल रहे हैं, सब चल रहा है। बाज़ारों में रश है, ईद त्यौहार हो रहा है, तरावियाँ भी सब चल रही हैं, मुहर्रम के जुलूस भी सब हो रहा है। नहीं हो रही तो स्कूल नहीं खुल रहे, और बच्चे खुद भी नहीं चाह रहे। या तो ये हो कि ठीक है अगर गवर्नमेंट नहीं खोल रही फॉर वट एवर रीज़न, तो बच्चे प्रेशर डालें, भाई हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। बच्चे खुश हैं, बच्चे कह रहे हैं हाँ नहीं ऑनलाइन ले लो। पहले कह रहे थे जी नेट नहीं चल रहा, अब कह रहे हैं नहीं जी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लो। 1 साल पहले बच्चे क्या बोल रहे थे कि जी हम हर किसी के पास नेट नहीं होता, हमारे पास ये है, पढ़ाई सही नहीं हो रही। अब कह रहे हैं कि जी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले लें क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं। आप फ़र्क देख रहे हैं। तो भाई अब आप खुद बताएं, तो न्यूजीलैंड तरक्की करेगा या तरक्की अपनी मेंटेन रखेगा या आगे जाएगा, या हम करेंगे जहाँ का स्टूडेंट का ये मयार है। मैं खुद इतने चाय के ढाबों पे रोज़ जाता हूँ तकरीबन तकरीबन तकरीबन, क्योंकि यहाँ कुछ करने को और है नहीं। 6 बजे के बाद 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं बिल्कुल फारिग हूँ। आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, कुछ है ही नहीं, क्या करूँ मैं। सीवी पे कितनी गाड़ी चला लूँगा भाई मैं, गाने कितने वो देखते ना अक्सर स्टोरीज में, मैं रात को डाल रहा हूँ तो मैं कितना कर लूँगा यार, मैं कहीं रुक के बैठ ही नहीं सकता, मैं फ़ोन छिन जाएगा, पुलिस आ जाएगी, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। सो तो मैं चाय के ढाबों पे जाता हूँ तो वहाँ पे तो ये सारे यही स्टूडेंट्स वहाँ बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं और गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ ज़ोर ज़ोर से दे रहे होते हैं। क्या डिफेंस, क्या पीसीएचएस, हर इलाके का यही माहौल है, ठीक है ना। तो वहाँ कोविड नहीं हो रहा, क्लासरूम में हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोविड हो जाएगा, शादियों में सब नाच रहे हैं। हम सबकी स्टोरियाँ देखें, क्या 2.25 साल में शादियाँ नहीं हुई पाकिस्तान में, कितनी बड़ी बड़ी शादियाँ हुई हैं, कोविड के टाइम्स में हुई हैं। मेहंदियों का डांस तो नहीं, मेहंदी की रूटीन तो नहीं रुकी, वो नहीं है ना। सोच वो मतलब अब उसमें बच्चों का कसूर देखें। अब यही वाली बात है कि जी इनको तरबियत सही नहीं हुई तो इनका कसूर नहीं है। देखें अब वो वाली चीज़ भी ना, वो पुराने दौर में आप कह सकते हो कि यार लोग गांव में रहते थे सारी ज़िंदगी, उस गांव से बाहर नहीं गए तो पता नहीं कि जी शहर का रख रखाव क्या है। अब इंटरनेट की वजह से सब खुल गया है, बच्चों को सब पता है। इनको जो है ना, इनकी शादी करा दो, बच्चा निकाल के दे देंगे, 13-14 साल का बच्चा बच्चा करके दे देगा, इनको वो काम सब आता है। नहीं पता तो जी अच्छा ये कैसे करना है वो कैसे करना है, को सब आता है, करना नहीं चाहते, बात सारी है। अब आपने जो बात कही कि जी हमारे यहाँ ये एक तो अल्ट्रा मॉडर्न क्लास है, वो अपने बबल में रहती है, विच इज़ ट्रू। दे द प्रिविलेज क्लास, दे डोंट इवन नो हो क्या रहा है दुनिया में। वो कहते हैं बहुत अलूफ़ हैं, कभी सौदा ही नहीं ख़रीदा तो पता ही नहीं है भिंडी प्याज का भाव क्या। वो अपने बबल में रहते हैं, अपनी सर्कल में, उसी में ही आज इसके यहाँ पार्टी, आज वो यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अमीर ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ पार्टियाँ करते हैं। मैं एक जनरल जो जो डिमीनर है एक रूलिंग एलीट का, वो इसी तरह का है। वो अपनी बबल में रहते हैं, अपनी गेटेड कॉलोनीज़ में रहते हैं, एंड दैट्स वेयर दे मिंगल, और दे डोंट रियली केयर। उनकी सब चीज़ें बाहर सेटल हैं, वो एक जहाज़ की देर है, वो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। वो बस यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके बिजनेसेस यहाँ हैं, फैक्ट्रीज़ यहाँ हैं, यहाँ पे स्टाफ को वो कर सकते हैं ना, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पे काम वालियाँ मिल जाती हैं ना घर पे बच्चे संभालने के लिए, या बहुत बाहर नहीं मिलती, बाहर नैनीज़ बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। खैर दैट असाइड, आपने फिर बोला मिडिल क्लास के पास तालीम तो है लेकिन डिज़ायर टू चेंज नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है ना, हर गलत। देखें वो जो आपने कहा ना कि हमें एक आपने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि हमें एक कॉम्प्लेक्स है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं। देखें मेरा जो अभी तक का मुशाहिदा है ना, वो ये है कि ना हम झूठ पे पलते हैं, हमारा पूरा करिकुलम झूठ पे, तकरीबन मोस्ट ऑफ इट। और ना एक देखें, एक तो होता है झूठ, एक होता है आधा सच। आधा सच भी बहुत नुकसानदेह है।
हम ये तो पढ़ा लेते हैं कि जी फलाने मुस्लिम साइंटिस्ट, फलाने मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा, न्यूटन को कोई क्रिश्चियन साइंटिस्ट क्यों नहीं बोलता? व्हाट इज़ अ मुस्लिम साइंटिस्ट? मुझे तो आज तक ये टर्म समझ नहीं आई। मुस्लिम साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट साइंटिस्ट होता है, ठीक है ना। आई एम नॉट अ मुस्लिम यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर हु हैपन्स टू बी मुस्लिम। हमने हर चीज़ में ना मुस्लिम और इस्लाम हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम दुनिया को दो ही लेंसेज से देखते हैं, ये इस्लाम का लेंस और ये पेट्रियाटिज़म का लेंस। अगर इसमें जुनेद साहब उतर रहे हैं तो बल्ले बल्ले 5 मिलियन फॉलोअर्स अगर ये इन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई टॉप स्क्रिप्ट से हट के है, तो भाई फिर ये इनको 1 मिलियन भी नहीं देना, जो कि आपके सामने में कितने सालों से। खैर, इसकी कोई भूख नहीं है, थोड़े हूँ अच्छे हूँ, मैं तो यही कहता हूँ। मगर हम इस लेंस से देखते हैं। तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट को आप जो मुस्लिम कहते हैं, उसमें से कितने तो एथियस्ट थे, कितने तो ऐसे थे जिनके सर पे इतनी उन्हीं की किताबें इतनी मारी कि वो अंधे हो गए, जेलों में डालते थे। उनका एंड नहीं बताते कि उन मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ किया क्या उस वक्त के रूलर्स ने, वो पार्ट नहीं बताते। जी मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ये थे वो थे। तो इसी तरह फिर मुग़ल्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, उसमें हमें इतना झूठ पढ़ाया जाता है कि औरंगज़ेब टोपियाँ सीता था। आई मीन लाइक, डू यू थिंक नवाज शरीफ टोपियाँ सीता है? टोपियाँ सी के करता है? अबे क्या अजीब अजीब बस। और हमारा हमारा करिकुलम इज़ वेरी एंटी हिंदू। आप हिंदू इंडिया में भी है, मुसलमान भी है, तो इट कुड हैव बिन एंटी इंडिया बट इट्स वेरी एंटी हिंदू। तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ ना ये नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ जो पढ़ाना चाहिए ना चीज़ें, कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ाने चाहिए, टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। मगर हमें पढ़ाया जाता है कि जी, हमारे कितने अफसोस की बात है। इमेजिन करें अगर आप एक हिंदू हैं और आप क्लासरूम में बैठे हैं और जी इस तरह की जी सोमनाथ के मंदिर का चैप्टर पढ़ा रहे हो कि जी वो ये कर दिया और वो कर दिया, आपको कैसा फील होगा? हाउ वुड यू फील? ये नहीं हमारे सेंसिटिविटीज़ है ही नहीं, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ है ही नहीं। तो हमें कंपैरेटिव रिलीजन नहीं पढ़ाते, एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ाते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि चाहिए ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, आपने जिस तरह बोला, वो क्रिटिकल थिंकिंग आती है डायलॉग से। मैं अभी ऑक्सफोर्ड गया हुआ था और हम वहाँ टूर कर रहे थे क्राइस्ट चर्च कॉलेज का। तो वहाँ पे बाकायदा ट्यूटरिंग होती है, कॉलेजेस में ट्यूटरिंग होती है 1-on-1 हर स्टूडेंट के साथ। और जो मेरे होस्ट थे वहाँ, उन्होंने स्कॉटलैंड से ही पढ़ा है। तो जो मेरे होस्ट थे ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने वो बता रहे थे, उन्होंने भी वहीं से ही मास्टर्स किया है, यूके से। तो वो ये बता रहे थे कि हम जब मास्टर्स में है ना, तो हमारे टीचर्स ने हमें बोला कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाना, यू ऑलरेडी नो, अब तुमने बस चैलेंज करना है एग्जिस्टिंग चीज़ों को, बस मास्टर्स में ये काम होता है तुम्हारा, या रिसर्च का तुम्हारा पर्पज़ ही यही है कि जी अब ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ें, अब कुछ चीज़ें होती हैं लॉ होते हैं, लॉ को आप नहीं चैलेंज करते, लॉ ऑफ फिज़िक्स, ठीक है ना, वो तो नहीं चैलेंज हो सकता, ग्रेविटी नहीं चैलेंज हो सकती, इट्स देयर। थ्योरीज हो सकती हैं, तो जी अब ये थ्योरी, इसको चैलेंज करो, ये वाईफाई है, इसको चैलेंज करो, और कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, 3G 4G 5G ऐसे ही बनता है ना, क्योंकि समबडी इज़ चैलेंजिंग कि यार इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ये क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह आती है, और उस्ताद कभी ऑफेंड ही नहीं होता कि अगर आप उससे हट के चीज़ बताओ। हमारे तो क्या होता है, सर ने बोला 2+2 4, आपने बोला सर 1+3 भी तो 4 है, क्लास से बाहर जाओ, बस बात ही ख़त्म। अब वो मजाल है, कभी सवाल नहीं करेगा। हमारे यहाँ सवाल करना बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे वो आप घर में अपने माँ बाप से करें। अब घर में क्या तरबियत है जी, अगर बच्चा तो नाइव होता है ना, तो बच्चे तो वो कहते हैं ना 7 साल का बच्चा एवरेज 330 सवाल करता है रोज़, ठीक है। हम चुप करा देते हैं डर के, बस करो, चुप करो, ये करो। अब अगर बच्चा पूछे ये चाँद जो है रात को आ जाता है आसमान पे, तो सुबह कहाँ आता है, तो ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं अल्लाह मियाँ करते हैं। अब बस उसने हर चीज़ उसी कूजे में बंद कर दिया, वो जहाँ उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती वो अल्लाह मियाँ का कह के आगे निकल जाता है। तो क्वेश्चन नहीं करना सिखाते, क्योंकि पेरेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली इतने कोई एजुकेटेड नहीं है। अब यार इसमें बहुत कुछ कहने को है, मगर वही वाली बात है, मॉडर्न साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत बात की चीज़ें हैं। अब ये अब आप ख़ुद बताएं ना, कल मैं एक ऐड देखा था कि शरिया कंप्लाइंट POS मशीन। देखिए हमने ना इस्लाम को अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बना दिया प्रोडक्ट बेचने का, हम सिर्फ बेचते हैं।
एक बैंक का ऐड था, पीओएस मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं, शरिया कंप्लाइंट। हाउ कैन क्या ये कंप्यूटर शरिया कंप्लाइंट है? हाउ कैन मशीन भी शरिया कंप्लाइंट? बट उनको पता है कि यार ये प्रोडक्ट है, इसी तरह बिकेगा, तो वो बेचते हैं। इस्लामी शहद आपने देखा होगा। व्हाट इज़ इस्लामी शहद? क्या ये वो मक्खियाँ जो हैं, ये जो शहद की मक्खी होती है, क्या नमाज़ पढ़ के शहद निकालती है? इस्लामी शहद क्या होता है? कभी आपने सुना इस्लामी सेब या इस्लामी किन्नू, इस्लामी आम? नहीं होता ना। तो इस्लामी शहद क्यों होता है? तो अब हर चीज़ में आप इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो। एक वो आपने देखी होगी तस्वीर, ख़त्म नबूवत दही बल्ले, मतलब एक दही बल्ले की दुकान है, उसका नाम ख़त्म नबूवत है। मतलब शर्म की बात है यार। और वो मिलावट ज़्यादा होगी वो उसमें दही, तो आपने नाम क्या रखा और आप काम क्या कर रहे हो? हमारे मुल्क की हर तीसरी दूध की दुकान का नाम मदीना मिल्क शॉप है या अल मक्का मिल्क शॉप है, और वहाँ कैसा दूध होता है आपको ही पता है। बुरी बात है ना। तो हम मज़हब को ना यूज़ करते हैं, हम मज़हबी बहुत हैं। क्या क्या कहता है, कल ही मेरे दोस्त ने एक पोस्ट लिखी थी कि हमारे यहाँ मज़हबी लोग ज़्यादा हैं मगर अच्छे लोग बहुत कम हैं। बड़ी गहरी बात है। मज़हबी लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग बहुत कम हैं। मैं 3.5 दिन था यूटा में, मैंने 2 अच्छे लोग देखे, 3 अच्छे लोग देखे, सिर्फ 3.5 दिन में 3। मतलब सोचें, एक तो वो जो गोगलू के साथ हम लेने गए थे, वो निंटेंडो का पीएस, ठीक है। वो उस बच्चे को पता नहीं था, उसके बाप का था, उसने $50 का मार्केट प्लेस पे लगाया। गोगलू ने बोला डन डील, वेनमो से पैसे भेज दिए। जैसे ही थोड़ी देर बाद वो पोस्ट पुरानी हुई, नीचे लोग $800 उस बच्चे को ऑफ़र कर रहे थे। बट वो गोगलू से 50 की डील कर चुका था। वो चाहता तो वेनमो में रीपे कर देता वापस, और गोगलू को करता ब्लॉक और 800 का बेच देता। उसने पता है सबको क्या बोला, सॉरी मैं ये डील इनसे कर चुका हूँ। उल्टा उसने गोगलू को फ़ोन किया कि यार कुछ लोग हैं जो कि 800 भी देने को तैयार हैं, तो अगर आप उनको बेचना चाहते हैं तो ये उनका नंबर है। इस लेवल की ईमानदारी आप में आपको देखने को मिलेगी इस मुल्क में। मुझे आप बता दें कि अगर आपने एक चीज़ से सौदा कर लिया और आप ज़बान पर अटके, और आपको कहाँ $50, कहाँ $800, ठीक है, मगर सुना नहीं। दूसरी मिसाल, मैं ये वॉलेट लेके घूमता हूँ, ठीक है। वहाँ पे सॉल्ट लेक सिटी जैसी मैं लैंड हुआ, पता चला मेरा बैग शार्लेटविल चला गया। अब वो बैग आएगा अगले दिन, और मैं शॉर्ट्स में था क्योंकि अमेरिका में गर्मी थी। अब रात को जाना था क्लब, तो वहाँ शॉर्ट्स में एंट्री नहीं होती। तो मैंने बोला फिर जीन्स ले लेते हैं। वॉलमार्ट गए। अब वो जीन्स ट्राई करने में ये छोटा सा मैंने साइड पे रख दिया। फ़ोन का तो पता होता है, बार बार चेक कर रहे होते क्योंकि फ़ोन में जान है। ये मैंने छोड़ दिया। वापस गए, क्लब गए, इतनी लंबी लाइन, फिर उन्होंने बोला आईडी दिखाओ, जेब में हाथ डाला, वॉलेट नहीं। अब इस वॉलेट में मेरा बैंक का कार्ड था जो कि वैसे ही नहीं चल रहा था, चलो, लेकिन मेरा दुबई का लाइसेंस था जिसका मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस था, ठीक है ना। कैश तो खाली रुपीज़ ही थे, डॉलर में नहीं, मतलब सेपरेट पॉकेट में थे। स्ट्रैटेजी होती है फैला के रखना चाहिए। तो वॉलमार्ट बंद हो गया। अब मुझे गोगलू ने बोला कि यार एक व्लॉगर ने बनाया था कोई व्लॉग के सॉल्ट लेक सिटी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट सिटी इन अमेरिका। उसने कई कई जगह वॉलेट और फ़ोन छोड़ा और हर बार उसको मिल गया, ठीक है, तो मिल जाएगा। सुबह वो वॉलमार्ट गया 6 बजे, तो उन्होंने बोला जी लॉस्ट एंड फाउंड में हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। फिर हम 12 बजे दोबारा गए कि शायद और बड़ी सफाई हुई हो, फिर मिल गया हो, फिर भी नहीं मिला। फिर एहतियातन नंबर लिखवा के आ गए कि अगर मिल जाए किसी काउंटर के नीचे से, किसी छोटा सा ही है ना, क्योंकि वॉलेट तो अलग दिखता है, इसको वॉलेट लोग समझते भी नहीं, इट लुक्स लाइक अ कार्ड। तो नहीं मिला। फिर हम वो डायनासोर वाली म्यूज़ियम में गए, आपको याद होगा मैं गया था वहाँ। तो वहाँ पे थे, तो मैसेज आया कि जी आपका वॉलेट मिल गया। वापस हम गए तो पता चला जिन साहब को मिला था, एम्प्लॉय को, बिकॉज लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन बंद हो गया था, तो वो जेब में डाल के घर ले गया था और वो भूल गया था। तो मिल गया, 1-1 रुपया वापस मिला मुझे, सारे मेरे कार्ड, हर चीज़, ठीक है। ये दूसरी मिसाल उसी शहर के अंदर। फिर तीसरी मिसाल, गोगलू ने, आपको पता ही है कि वो रेट्रो गेमिंग कलेक्टर है, कॉन्सोल्स उसके पास कितने पुराने पुरानी चीज़ें हैं। उसने एक कॉन्सोल एक कलेक्टर को बेचा, ठीक है। और फिर उसका फ़ोन आया लड़की का कि तुम्हें पता है तुमने मुझे क्या बेचा है? कह रहा है हाँ ये कॉन्सोल। कह रही नहीं, लेकिन इसका सीरियल नंबर का तुम्हें पता है? कह रहा नहीं। टर्न्स आउट कि वो कहती है कि निंटेंडो ने ये 3 प्रोटोटाइप्स बनाए थे दुनिया में, 3 चेक करने के लिए। 2 निंटेंडो की म्यूज़ियम में जापान में, तीसरा गायब था, और ये वो है। तो मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि यार मेरे हाथ से चीज़ निकल गई, तो बेशक वापस ले लो।
यार वो उसने बेचा होगा उसको $500,000 का, वो आराम से $20-30 हज़ार की चीज़ थी वो, अगर आप निंटेंडो को बेचें या अगर आप अपनी कलेक्शन में रखें तो इट्स प्राइसलेस। प्रोटोटाइप था। आप सोचें वो लड़की ना फ़ोन करती, ना बताती, और अगर ये बोलता हाँ दे दो, वो दे भी देती। लेवल ऑफ ऑनेस्टी देख रहे हैं आप, जिनको आप काफिर बोलते हैं कि ये जहन्नुम में जलेंगे और इनकी तो दुनिया भी बेकार, मतलब दुनिया में इनके मज़े, आखिरत बेकार है। इस लेवल पे ऑनेस्टी है भाई। ये है सारी तरबियत का गेम। हमारे यहाँ तरबियत नहीं है, हमारे यहाँ शुरू से ही सिखाया जाता है कि जी ये सब तो फजूल लोग हैं, ये सब जहन्नुम में जलेंगे, आप नंबर 1 हो, हम नंबर 1 है। अबे जिसकी दुनिया में, अबे गटर तो हम सही करा नहीं सकते अपनी गली का, इसराइल तबाह करेंगे। क्या है यार, वो झूठ पे पलते हैं ना हम। हमें असल में लोग, अब देखें ना, यही वजह है कि मेरे फॉलोअर्स डिस्पाइट 9 साल से मैं वीडियोस रेगुलरली बना रहा हूँ, 6 लाख है। मैं आज शुरू कर दूँ ना नंबर 1 कि जी मोदी तेरी माँ की ये, और बस आ रहा है, और ये गिरा गौरी मिसाइल, और ये हो गया, ऐसे जाएंगे वो, क्योंकि लोग कहते हैं हमें झूठ सुनाओ। आप मेरी वीडियोस के नीचे देखें इतनी गालियाँ होती हैं, उसकी वजह ये होती है क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा होता जो वो सुनना चाह रहे थे। असल में लोग वही चीज़ सुनना चाहते हैं जिस पे वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं। मैं वो बात करता नहीं हूँ, सस्ती शोहरत चाहिए ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ चीज़ों को, तो वो आगे से फिर मुझे गालियाँ भी देते हैं कि तुम बदनाम करते हो पाकिस्तान को। मतलब अगर मैं लंदन की सड़कें दिखा रहा हूँ कि यार ये देखें इन्होंने कितनी चौड़ी बनाई है, और ये पैदल चलने वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं रादर देन गाड़ी वाले को, तो उसमें पाकिस्तान बदनाम हो गया। कैसे बदनाम हो गया? मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में लोग इस तरह ख्याल करते हैं अपनी आवाम का, और आपको इस पे रखते हैं। ठीक है, तो उस पे भी जी ये है वो है वो है, पता नहीं क्या है यार। तो हम असल में झूठ पे पले बड़े हैं, और हमें झूठ पे ही चाहिए, और हमें अपनी जन्नत के अलावा हर इंसान की दोज़ख की फ़िक्र है। ठीक है, हम अपने काम में डिसऑनेस्ट हैं, मगर हमें अपनी बाकी चीज़ें पूरी चाहिए। बहुत सी ज़िंदा मिसालें मेरे अपने ख़ानदान में और आगे पीछे ही हैं, लेकिन मेंशन नहीं करना चाहूँगा, छोड़ो यार, फिर अजीब नाराज़गियाँ होती हैं। लेकिन फोकस सारा इस पे, मतलब कि भाई हर जुम्मे को सुबह मैसेज आ जाएगा कि सूरह कहफ पढ़ना नहीं भूलिएगा, मगर अपने काम के मामलात में क्या हाल है, मतलब बंदा पूछे कि यार रोज़ी, मतलब आपके रुपए पे लिखा हुआ है ना, हसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत है, ये लिखा है ना आपके नोट पे। हरकत है काम चोरी, देर से आना, देर से सो के उठना, काम सही से नहीं करना, काम पे फोकस नहीं है। बस ये है फोकस कि मैं जन्नत का प्लॉट ले लूँ, वो भी तेरी कोताहियों को पॉइंट आउट करके लूँगा, खुद तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। वही मैंने जो बात की थी ना, वो जो लेस्टर स्क्वायर वाली वीडियो थी, कि हम सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे जैसी हो जाए, जबकि मैं खुद वैसा नहीं हूँ जैसा मैं चाहता हूँ दूसरे हो जाए। हमारा मसला ये है। तो हम नंबर 1 है अपने जहन में, पर ठीक है, अगर आप सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बुरा होता है, इन्फीरियोरिटी से ज़्यादा बुरा सुपीरियॉरिटी होता है। तो हम जब तक अपना करिकुलम पे जो है ना बर्दाश्त वाली चीज़ें नहीं लाएंगे, तो सोसाइटी में बर्दाश्त कैसे होगा? जब आप अपनी किताबों में लिखोगे कि जी हिंदू बनिया हमेशा साजिश करता है और वो आपका दुश्मन है और पीठ पे छुरा घोंपता है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन कि जब वो नौकरी पे जाएगा वहाँ पे विक्रम होगा या कोई प्रेम होगा या कोई पूजा होगी तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। आपने बचपन से इसको ये सिखाया है। आप एक बोलो कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी था, इसने पीठ पीछे वार किया, ये ऐसा था, इसने साजिश की थी, नहीं, आप कहते हो जी सारे ही ऐसे हैं। तो फिर आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आप उस सोसाइटी में फिर ऐसे ही लोग पैदा होंगे। अब जो कि हैं, अब वो देखा पिछले दिनों रंजीत सिंह का वो तोड़ रहा है मुजस्मा। दूसरी चीज़ ये कि हम अपनी हिस्ट्री जुटलाते हैं, हम अपने आप से वही वाली बात झूठ बोलते हैं। हम समझते हैं जी कि ना इस रीजन में लोग 1947 में पैदा हुए, मेरा बाप 45 का पैदा, मेरा फुप्पा 1937 का पैदा हुए थे, अभी वफात हुई है उनकी, मे ही रेस्ट इन पीस। ठीक है, लोग समझते हैं 47 से पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे, एकदम 47 में सारे इंडिया से उठ के यहाँ आ गए, उसके उससे पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। मोहनजोदड़ो चले जाओ, 5000 साल से यहाँ लोग बैठे हैं। तो हम अपनी इस हिस्ट्री को डिसोसिएट करते हैं, और हम समझते हैं हम अरबी हैं, हम तुर्की हैं, हम सूडान से आए हैं, या हम लेबनीज़ हैं। अबे कहाँ से हो? दुबई सब गए, कहीं से लगते हो तुम अरबी? ना तुम्हारे खाने पीने एक जैसे, ना रहन सहन, ना कुछ, बस कलमे का वो है रिश्ता। और जिनसे है रिश्ता, भाई आबाओ अजदाद सारे इंडिया में दफन है हमारे, ठीक है ना। डीएनए का रिश्ता जहाँ से है उसको आप झुटलाते हो कि नहीं ये गलत है। तो हम आप अपनी एग्जिस्टेंस से झुटलाते हो ना। तो आप जब तक इस झूठ में रहोगे, इस फरेब में रहोगे, तो आप कैसे आगे जाओगे? बहुत सारी चीज़ें हैं।
हम झूठ पे पलते हैं, हमें झूठ ही चाहिए सुनने को। तो झूठ के कहते हैं ना पाँव नहीं होते, और झूठ लंबा नहीं चलता। तो एक पॉइंट के बाद आके ना वो रुकी जाती है गाड़ी। आई थिंक अब वो सिचुएशन आ ही गई है। सो बहुत सारी चीज़ें, यू आर नॉट बीइंग नेगेटिव, इन फैक्ट यू आर बीइंग वेरी रियलिस्ट। और यही मसला है कि हमारे यहाँ रियलिस्ट लोगों को लोग नेगेटिव समझते हैं। मॉडर्न साइंस का यहाँ अल्लाह ही हाफिज़ है। आपको यकीन नहीं आया तो आप करिकुलम की किताबें देख लें, उसमें लॉज ऑफ फिज़िक्स में भी जो है ना कि अल्लाह ताला ने वो पता नहीं क्या अल्लाह ताला से कुन और फिर बिग बैंग हुआ और फिर ये वो हुआ। हर चीज़ को अगर आप मज़हब के लेंस से देखना चाहेंगे तो फिर वो देख लें, दैट्स योर चॉइस। और दूसरी बात, हमने साइंस पे तरक्की करके करना क्या है यार, छोड़ें यार खल्ली वल्ली, दूसरे कर रहे हैं ना, हमने क्या करना है। या बाकी ये जो है ना, आपने ये जो बात की एथिक्स की और इसकी कि हमें सॉरी प्लीज़ थैंक यू, और इस पर मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। वही वाली बात है, हम एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और हमें जब ये बचपन में ही सिखा दिया कि नो मैटर हाउ बैड ऑफ अ पर्सन यू आर, यू कैन बी अ मर्डरर, यू कैन बी अ रेपिस्ट, यू कैन बी एनी थिंग इन द वर्ल्ड, बट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम तुम एक दिन जन्नत में जाओगे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस सोसाइटी से कि वो डिसेंसी की लिमिट में रहे, जहाँ आपने उसको माफ़ी दे ही दी है इन एनी केस माफ़ी दे दी है, तो फिर यही करेगा, वो फिर सब कुछ करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपने जो ग्रीन चिट दी हुई है, फॉर एग्जांपल मौलवी कहते हैं कि जी उम्रा करने से पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रमज़ान में उम्रा करें तो बंदा कहता है ठीक है, मैं सारा साल गुनाह करता हूँ, रमज़ान में आके अल्लाह मियाँ ने वॉशिंग मशीन बनाई हुई है सऊदी अरब में, वहाँ पे हम जाएंगे ड्रायर होके निकलेंगे, हम फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे नया बच्चा, यही कहते हैं ना। तो लोगों ने उसको लिटरली बना दिया। तो जहाँ आप इस तरह के रास्ते देते हो ना कि आप इस मस्जिद में चंदा दे दो तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो जो एक लैंड ग्रैबर है वो कहता है अच्छा इतना आसान है, मैंने इतने अरबों रुपए की ज़मीनें खाई हैं, चलो यार ये मैं लाख रुपए, ये मस्जिद मेरी माँ के नाम बना दो, या ये मेरे नाम पे मस्जिद बना दो। ये तो आपने जो इस तरह के गेट अवे दिए हुए ना लोगों को, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट सोसाइटी टू एक्ट इन अ डिसेंट मैनर। और खाली सज़ा और जज़ा, मतलब इसलिए आप बुरे काम नहीं करते कि गुनाह मिलेगा। तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू नॉट कमिटिंग क्राइम ओनली बिकॉज यू विल बी सेंड, तो दैट मीन्स यू नॉट अ डिसेंट पर्सन। मतलब आप अगर मज़हब में कहते हैं कि जी कत्ल करना जुर्म है, तो क्या आप इसलिए कत्ल नहीं करें क्योंकि आप मज़हबी हैं? तो अगर आप मज़हबी नहीं होते या मज़हब नहीं होते तो क्या कत्ल करते फिरते? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर ये बड़ी सेंसिटिव बातें होती हैं भाई, इसमें बड़े फतवे वतवे हो जाते हैं, मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ उसमें। तो इसका करेक्ट तरीका ये है कि इस पे ना लगेंगे पूरे 30 साल, पूरी एक नस्ल को अनलर्न करवाना है। मैं तो कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दें, लर्निंग कैंप्स बना दें। जैसे है तो बड़ी अजीब सी थॉट और बहुत ही अथॉरिटेटिव, लेकिन क्या करें, पूरा करिकुलम चेंज होगा, उस पर पूरी एक नस्ल तैयार होगी, फिर वो नस्ल जब आएगी काम वाम पे जाएगी, तब जाके वो फिर इनकलकेट करेंगी और फिर वो अपनी नस्ल सुधारेंगे। तो ये कम अज़ कम 30 साल का काम है। और हमारे सारे पॉलिटिशियन अगले शायद 10 साल में ना हो, मतलब जो कि टॉप टीयर वाले हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ओल्ड हैं। तो जब उन्होंने रहना ही नहीं है तो फिर क्या है काम करें, फिर वही बोलेगा सड़क बना दो बस, ये वाली ये कर लो, बस वो यही कर रहे हैं। नेशन किसी ने नहीं बनाना, और ये किसी की प्रायोरिटी है भी नहीं। कुछ एलिमेंट्स चाहते हैं कि ये आवाम रहे जाहिल, ताकि वो जो है ना उनका काम चलते रहे, बस फिर रहेंगे हम जाहिल। हमारा मुकद्दर ही यही है भाई। टू अ लार्ज एक्सटेंट आई हैव गिवन अप ऑन दिस। मतलब पहले होता ना, आप में होप होती है यार मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, ये होगा वो होगा, नहीं अब नहीं होता इतना फील, अब ये इधर यही है भाई, सैड टू से। बहुत लंबी बात हो गई, चलें, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट वन, यूजलेस एजुकेशन सिस्टम, ये भी एजुकेशन पे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम 15-year-old टीनेजर फ्रॉम मुल्तान एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सेंडिंग दिस ईमेल. Memory based studies, I wanted to talk about this topic for a long time. What is education all about? Is it just a certificate that you somehow managed to get with those high marks based on your memory skills? I'm not sure about higher classes, but in 9th and 10th metric system, it's totally memory based education. They never try to find talent or skill in a student. Ratta system is everywhere. Whenever I write something other than what is written in a book, then it's not correct, even if I prove it with Google. ऐसे ही other countries. I did a lot of research on this topic and how other countries manage their education system, and I was surprised
that they focus on sports and other stuff too, just like they focus in studies. The only reason why Pakistan isn't good in sport field is because no one is there to support the goal of a sportsman or even guide them. And it's very sad कि हमारा जब PM ही sportsman है, तब भी यही हाल है. Useless subjects. A question which bothers me a lot is, if I want to be a game developer, then why do I have to study English or Urdu? Like, what Urdu poetry have to do with me? What even Islamiyat and Pak studies mean to me? And why do I have to study keyboard, mouse and every basic which I already did in class 3? The only thing I wanted to learn is programming and creativity, but school is just killing my dreams. I know that what Ghalib said about his crush and what Mirza Ghalib said about mangoes, but I don't have any idea how active and passive income work and how I'm supposed to make a living out of these studies. I don't even know what tax is and how it works. Never taught ethics. Education system don't teach manners and ethics, and that's why even after all the education, some are still called padhe likhe jahil. In school, they taught us to stop on red light and get ready at yellow, but they never taught us that if the light is green, then no need to use horn. Also, अगर लाइट ग्रीन भी हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जाना हो. उसकी एक मिसाल ये है कि ये एक गाड़ी है, ये सिग्नल है, ये आप हो, ठीक है. ये वाला आपने जाना यहाँ है और ये गाड़ी ऑलरेडी कोने तक खड़ी है. तो इवन अगर ये ग्रीन है, आपने इधर ही खड़े रहना है, क्योंकि अगर आप यहाँ आ गए, ये तो यहाँ फंसा हुआ है, अब आप यहाँ फंस गए, अब आप यहाँ फंस गए, आपका ग्रीन हो गया रेड, इसका रेड हो गया ग्रीन, अब ये कहाँ जाएगा? समझ रहे हैं? तो ठीक है, मशीन ग्रीन कह रही है, लेकिन अल्लाह ने आंखें दी है ना. तो जब आंख ये कह रही है कि ये यहाँ तक मुंह तक भरा हुआ है, तो मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो आप इसलिए आगे आओगे क्योंकि आपके पीछे एक होगा जो कि हॉर्न मार रहा होगा कि ग्रीन हो गया तो चल क्यों नहीं रहा. ठीक है, इस वजह से आप यहाँ आ जाते हो. जब आप यहाँ आ जाते हो तो फिर ये फंस जाता है, और फिर ये फंसता है, तो इसको हॉर्न मारते कि जब ग्रीन है तो तू जा क्यों नहीं रहा, आगे ये खड़ा होता है. ठीक है, तो फिर सारे फंस जाते हैं. तो अगर ग्रीन भी हो तो जाना ज़रूरी नहीं होता, आगे रास्ता क्लियर हो तब जाना ज़रूरी होता है. मगर अब ये कौन सिखाए? बेसिक सी चीज़ है, हमारे यहाँ किसी को ये पता ही नहीं है चीज़. Dreams are dying. The root of all issue is education right now, and I'm positive that there's a chance to fix everything because we still have a lot of growing kids in Pakistan. I have ideas and a lot of energy to slowly change everything, but corruption and lack of other resources are just destroying everything in my mind. Please guide. If you can guide or help or give even advice, then it will be worth using my time to write this email. Fact. By the way, the English I'm speaking right now is not something I learned at school. I made an AI to write it for me. I named it My, and I also wrote a whole process through which we can change this system slowly. Only educational system for primary to high school. Thank you for reading this. Wow, बच्चे ने ये email भी नहीं लिखी हुई खुद से, ज़बरदस्त. So that's true बेटा, हमारे यहाँ रट्टा बेस्ड सिस्टम है. हमारे यहाँ एजुकेशन क्या है कि ये किताब है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा है, नहीं सॉरी, हाँ एक किताब है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा है. टीचर वही पैराग्राफ ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, आपने वही चीज़ ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी में लिखनी है और एग्ज़ाम में याद करके वही चीज़ वहाँ लिख देनी है. ये तालीम है, ये तालीम है हमारे यहाँ, खुदा की कसम, आज भी 2021 में. और आपने सही कहा, दूसरे कंट्रीज़ में वाकई स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों को भी उतनी ही अहमियत है जितनी तालीम को दी जाती है. और यूज़लेस सब्जेक्ट्स की आपने बात की, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूं, हमारे यहाँ ना सब्जेक्ट फ्लूइडिटी नहीं है. जैसे कि अगर किसी ने 9th में, अब देखें ना, एक 15 साल के बच्चे ने अगर 9th में, ज़ाहिर है 15 साल का बच्चा क्या होता है, उसने ख्वाब देखा मैं यार बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मैं मुल्क की खिदमत करूंगा, उसने मेडिकल ले ली. अब उसने थोड़ी बहुत तो बायोलॉजी पढ़ ली, आगे जाके वो फंस रहा है. अब उसने बोला नहीं यार मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ये कंप्यूटेशनल स्किल ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो वो अब कंप्यूटर साइंसेज नहीं ले सकता क्योंकि 9th में उसने एक गलती कर ली थी. अब पूरी ज़िंदगी उसको उसी डिसीजन के बेस पे चलनी है जो उसने 15 साल के बच्चा ना ये डिसाइड भी नहीं कर पाता अम्मी आज मैंने ये खाना है. वो भी माँ बाप ने डिसाइड करना होता है, पहनना क्या ये भी नहीं, लेकिन लाइफ उसकी कहाँ जानी है वो आप उसके हाथ में दे देते हो. ठीक है ना, तो फ्लूइडिटी नहीं है. मेरा अपना दोस्त है, उसने इंजीनियरिंग भी पढ़ी, सॉरी कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है, साथ में वो डॉक्टर भी है, मगर वो अमेरिका में तभी हो सका, यहाँ तो नहीं हो सकता कम से कम.
तो ये भी नहीं तो फिर बच्चे फंस के रह जाते हैं, और फिर बिकॉज वो एक रॉन्ग डिसीजन बहुत पहले लिया होता है, और वो चीज़ उनको, वो कर तो रहे होते हैं मजबूरी में, बट दिल नहीं होता उसमें। सो या एथिक्स की आपने बात की, एथिक्स हमारे यहाँ कहीं भी नहीं सिखाए जाते। आप देख लें, कहीं भी जाके देख लें, अब मैं क्या ज़्यादा बोलूँ यार, हमारी मस्जिद में चप्पलें सीधी नहीं होती, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मस्जिद का बाथरूम क्लीन नहीं होता, खैर मैकडोनल्ड्स का होता है क्लीन, ठीक है। ड्रीम्स आर डाइंग, और ड्रीम्स, हाँ बिल्कुल आपने कहा कि जी, वैसे ना बच्चों के अंदर ना बहुत वो होती है, बहुत ड्रीमी होते हैं बच्चे, ये भी करेंगे ये भी करेंगे, और फिर ये जो बड़े होते हैं वही मार रहे होते हैं। आई डोंट नो बेटा, मैं इस पे क्या बोलूँ यार, अभी ये तो मेरे को, आपने कहा जी गालिब को आम पसंद है, इसका मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है। बात तो सही है आपकी, जिसने उर्दू पढ़नी है वो पढ़ ले भाई, जिसने सिंधी पढ़नी है वो पढ़ ले। अब हमने भी सिंधी पढ़ी, अब उसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, यूनेस्को का चार्टर है कि जी ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, आनी चाहिए वगैरह वगैरह, बट आई डोंट नो मैन, मेरा इसमें कोई इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर अपना कमेंट रिज़र्व ही करूँगा। मगर हमारे यहाँ बहुत से चीज़ें बहुत शदीद आउटडेटेड हैं। सो मैंने वीडियो भी बनाई थी, कंप्यूटर साइंस की किताब आपने देखा ही था, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। यार मेरा बच्चा बोलता नहीं है, वो भी ना उसको इतना पता है कि मेरा बाप कीबोर्ड पे थोड़ी देर यूँ टक टक करता है और फिर माउस को यूँ यूँ करता है, तो वो यही कर रहा होता है। वो तो इस एज से कंप्यूटर से एक्सपोज है। उसको आप 14-15 साल की उम्र में, 14 साल वो स्मार्टफोन पे पलेगा या लैपटॉप के सामने होगा, यानी मतलब पलेगा से मुराद उसके सामने होंगे, उसको एक्सेस होगा किसी हद तक। और 14 साल की उम्र में सोचो उसको अगर आप पढ़ाओगे जी माउस ये होता है, इससे यूँ करते, बोलेगा मैं जब हगना मेरा कंट्रोल में नहीं था मुझे तब भी पता था माउस से माउस यूँ यूँ होता है। ये मजाक है यार, इट्स अ जोक, दिस कंट्री इज़ टर्निंग इनटू अ जोक मैन। इट्स और ना एक तो कोई चेंज करना नहीं चाहता, और जो थोड़ा बहुत बोलता भी है उसको भी लोग लान तान करके गाली देते हैं कि तुम बदनामी कर रहे हो मुल्क की। तो फिर वो भी एक पॉइंट के बाद कहते हैं यार भाड़ में जाओ, आप जाहिल हो, आप रहो जाहिल, अब हम क्या कर सकते हैं, ये आप इफ़ यू आर चूजिंग टू स्टे दिस वे दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइंड। और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ आजकल आहिस्ता आहिस्ता। पहले मुझे बड़ा वो होता था कि यार नहीं यही करना है, स्कूल बनाना है, लाइब्रेरीज़ बनानी है, ये करना है वो करना है, दिल अभी भी चाहता है। अभी तो खैर चले कोविड है तो बहुत सी लिमिटेशंस हैं, मगर पता है क्या, फिर वो लोग सपोर्टिव हो ना तो आपको और दिल करता है करने का। जब लोग ही आपके ऐसे हों कि वो ये तो ये है, ये तो है, फिर ठीक है, ठीक है, फिर आप रहो ऐसे ही यार, अब आपकी दैट्स योर चॉइस नॉट माइंड, आई ट्राई टू हेल्प। तो ये है भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखो 15 साल का बच्चा है, एआई पे अभी से काम कर रहा है, और इतनी सारी उसकी इट्स वेल एक्सपोज्ड। मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों की ईमेल्स पढ़ के, दीज आर द फ्यूचर। मगर ये फ्यूचर फिर किसी और ही मुल्क में बना रहे होंगे इवेंचुअली, होता ही यही है। इस तरह के ड्रीमी बच्चे होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, दे वांट टू डू, बट द सिस्टम इन प्लेस इज़ सो बैड एंड द पीपल इन चार्ज आर सो आउट ऑफ टच विद रियलिटी एंड विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। फिर वो एक पॉइंट के बाद बोलते हैं मैं भाड़ में जाओ, बाहर की दे। फिर वो फिर ये बड़ा होके फिर ईमेल करेगा कोई अच्छा कंसल्टेंट बता दे, अमेरिका जाना है पढ़ने, इंग्लैंड जाना है पढ़ने, इटली जाना है, यही होता है। और फिर बच्चे निकल जाते हैं, फिर हाथ नहीं आते, फिर वो वापस नहीं आते। और क्यों आए वापस, व्हाट फॉर। एक मैं पिछले दिनों मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी, मुझे अब वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी कि HEC ने स्कॉलरशिप दी किसी को इंजीनियरिंग की, खुद ही दी, और वो बच्चा वो पढ़ के आया और फिर यहाँ खुद ही उसको रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रहे कि यार आपने ही मुझे भेजा था। अब फिर वो PhD कर रहा है, नहीं फिर वही चीज़, अच्छा NYU में पढ़ा, हाँ वो किसी का था कि वही बच्चा बेस्ड ऑन दैट स्कॉलरशिप उससे जो पढ़ा, जिसको HEC पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं कर रही जबकि ख़ुद भेजा, वो NYU में पढ़ा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी पढ़ भी रहा है और पढ़ा भी रहा है, पढ़ कहीं और रहा है और NYU में पढ़ा रहा है, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस। और फिर HEC ये कह रही है कि PhD करके आपने यहाँ 2 साल सर्व करने हैं। किस बात के लिए सर्व करने हैं आपने, कि ताकि आप मुझे घर बिठा सकें कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये नहीं मानते। इट्स अ फकिंग जोक मैन, इट्स अ ब्लडी जोक। भाई तैयारी पकड़ो भाई, पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा लो, मैं तो सबको ही कहता हूँ आप भी बनवा लें भाई। बच्चों अब यही सोच के बच्चे आप माशाल्लाह बड़े करने हैं आपने, भाई निकालो यहाँ से, यहाँ तो भाई कोई होप ही नहीं है।
क्या होप हो यार, आप खुद बताओ, किस किस बुनियाद पे होप हो? जरताज गुल हमारी क्लाइमेट मिनिस्टर है। अबे यार सच जोक यार। How do you defend? There are so many people, not singling her out. There are so many people like that जो हमें रूल करते हैं। आप उनको ज़रा बिठा के ज़रा बात करो, वो कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं, वो कह रहे क्या किसी का बताएं, जिनका जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एजुकेशन संभाल रहे हैं यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह। इट्स अ ब्लडी जोक मैन। सबके फुद्दू लगे हुए बेसिकली, सबके फुद्दू खाते लगे हुए, सब मज़े ले रहे हैं। लोगों की यहाँ सोच है कि वह हूटर वाली गाड़ी हो, पीछे 2 मोबाइल हों, ताकि मेरी ये हो, ताकि मैं जब सिंध क्लब में जाऊँ तो लोग खड़े हो जाएं, और बस लोगों की सोच ही यहीं तक ही है। पढ़े लिखों का यही हाल है हमारे यहाँ तो, पढ़े लिखे भी अब इसी तरह सोच रहे हैं। खैर, इट्स होपलेस। चले यार, बहुत हो गया, भूख बहुत लग रही है, तो इसको यहीं रैप अप करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। डू नॉट forget टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ऑन Patreon। और बाकी मैं वो लंच वाली अपडेट्स आपको मज़ीद देता रहूँगा वक्त के साथ साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।